Hariom sir, sir, are you waiting for someone? हरिओम। वही मैं हैरान हूँ। Sir, Somebody recording has has to. started, so you may begin, sir. All right. So shall we begin? सर yes, sir. नमस्कार। जी नमस्कार सभी को। So let's begin without any further delay. Maybe Shivam will be joining later. So let us recapitulate a few things which we learned in the past few days about the areas of yoga research gaps. After that, we discussed on how different types of research gaps can be addressed. We talked about errors, type 1 and type 2 types of errors, and how often they are committed and how to get rid of this mistake. Today, we are going to talk about methodology. And in methodology, the most important aspect is sampling. Many people have approached me regarding sampling. Sampling is actually a part of our methodology only, which we often call as procedure. On what type of persons are we supposed to work is called sampling. How to choose a sample. Common sense says that we, in case of quantitative research, try to work on a particular age group. Similarly, we need to identify whether we are working on one particular gender or male and female both. There are few demographic variables which we intend to ask the participants beforehand. And we do that with the help of a demographic questionnaire or a basic information questionnaire. In short, it is called BIQ. इस क्वेश्चनर के माध्यम से हम कुछ मूलभूत जानकारी अपने सैंपल के बारे में प्राप्त करते हैं। उस मूलभूत जानकारी को प्राप्त करने का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है। बिना उद्देश्य के वो जानकारी हम नहीं लेते। पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी जानकारी किसी व्यक्ति के बारे में हम मांग रहे हैं, उसका एज, उसका जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसकी लिविंग अर्बन में है, रूरल में है या सेमी अर्बन में है, उनका बर्थ ऑर्डर, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनकी एनुअल इनकम, जिसके आधार पर हम उनको एक स्ट्राटा में डिवाइड करते हैं, एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देते हैं। और वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो एक पर्टिकुलर लैक्स ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, उसका भी कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए कि किस आधार पर हमने कहा कि दिस पर्सन बिलोंग्स टू द लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो इस तरह की जितनी अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहें, हम इस बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर के माध्यम से हम कलेक्ट करते हैं ताकि हमारी सैम्पलिंग में हमें गलती ना हो। अभी मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहा हूँ और क्वालिटेटिव दोनों की बात कर रहा हूँ।
क्योंकि चाहे इंडक्टिव मेथड यूज कर रहे हैं या डिडक्टिव मेथड यूज कर रहे हैं क्वांटिटेटिव वाला, हमें अपने उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के बारे में जितनी अधिक जानकारी हो उतना अच्छा है। जिन लोगों से हम उनके ओपिनियंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिन लोगों से हम उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं। अब ये जो सैम्पलिंग है इसका एक प्रोसीजर होता है, एक मेथड होते हैं। कौन सा सैंपल कलेक्ट करने का मेथड कैसे और क्यों लिया जाएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और हम उस पर क्यों काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी व्हाट, हाउ एंड व्हाई। व्हाट आर वी सपोज टू डू? वी आर सपोज टू एक्चुअली चेक द इफेक्ट ऑफ द कॉज। यदि मैं एग्जांपल लूं, इफेक्ट ऑफ बैक पेन ऑन, सॉरी, इफेक्ट ऑफ योगा, हठ योगा ऑन बैक पेन। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे सैंपल जो है वो किस तरह का हो। एक बात तो क्लियर है कि वो बैक पेन वाला सैंपल हो। अगर किसी को लोअर बैक पेन नहीं है तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ। मुझे डिग्री ऑफ लो बैक पेन को भी डिफाइन करना होगा यहाँ पे। लो बैक पेन क्या होता है वो हमें मालूम है, लेकिन हम ऐसे कौन से सैंपल को लेना चाहते हैं एज योगा टीचर, या ले सकते हैं जिसकी हमें परमिशन है, जिनके ऊपर हम काम करेंगे, वही हमारा सैंपल होगा। तो यहाँ से एक बात तो बड़ी क्लियर है कि ऐसे लो बैक के पेशेंट्स जो कि क्रॉनिक लो बैक के पेशेंट्स हैं, जिनको फंक्शनल मोबिलिटी में परेशानी है, जिनको फंक्शनल मोबिलिटी में परेशानी के कारण इरिटेशन होती है, जिनकी इमोशनल हेल्थ पर भी असर पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है, जिनको नॉर्मल लाइफ व्यतीत करने में प्रॉब्लम हो, जिनको वर्क प्लेस में कोई इशू आ रहा हो, तो मैं डिफाइन करूंगा कि बैक पेन का मेरा सैंपल कौन सा होगा और किस तरह की क्वालिटी उसकी होगी। तो एक बात तो क्लियर है कि जिसको बैक पेन नहीं है मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, पर्पसली नहीं ले रहा हूँ। एक दूसरा ऐसा है जो कि या तो ऑनसेट में है या क्रॉनिक है, जिनको आती जाती रहती है पेन, कभी हो जाती है कभी नहीं होती है। और तीसरा एक ऐसा सिम्टम है या इस तरह का बिंदु है कि उनको बैक पेन इतनी ज्यादा है कि उनको बेल्ट पहननी पड़ती है या उनको मेडिकेशन लेनी पड़ रही है, जिनके इंजेक्शन लगे हुए हैं या जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स पे हैं, या जिनकी कोई सर्जरी हो रखी है। तो मुझे बताइए इसमें से किस तरह के सैंपल को मुझे नहीं लेना है एज ए योगा टीचर। तो जिनकी जिनको सर्जरी हो आप चुकी, करा सकते हैं हम। जिनकी सर्जरी हो चुकी और इसे हम समझी। कहते हैं योग में, बिल्कुल सही कहा ऋग्वेद वाडेकर जी ने, कि जिनकी सर्जरी या जिनको कोई स्टेरॉइड्स लगे हुए हैं, हम उनको नहीं लेंगे। और कोशिश करेंगे कि 80 प्लस के या 75 प्लस के पेशेंट्स को ना लें। अगर हम वो सैंपल लेते हैं तो उनके कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा हैं, वहाँ टाइप 1 एरर होने के चांसेस हैं, फॉल्स पॉजिटिव। वो मूवमेंट भी करेंगे तो उनमें इम्पैक्ट दिखाई देगा, लेकिन अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं दिखाई देगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम खिलाड़ी पे काम कर रहे हैं 25 साल के, या हम 75 ईयर ओल्ड ऐसे मेल पे काम कर रहे हैं जिसको कि और भी बहुत सारी बैक रिलेटेड कोमॉर्बिडिटीज हैं। तो हमारा सैंपल क्या है और वो सैंपल कैसे चूज करना है, उसको कैसे क्लासिफाई करना है, और कौन सी टेक्निक हम यूज करेंगे सैंपलिंग के लिए,
ये चूज करना हमारे लिए तब पॉसिबल है अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। और यही इन्फॉर्म्ड चॉइस मैं आपको आज देने वाला हूँ। फिर मैं उसी पे बेसिस आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, और योग के अंदर हम किस तरह से सैम्पलिंग करते हैं और कौन कौन सी रिसर्चेज में किस तरह की सैम्पलिंग अलाउड है, उसके बारे में हम पावर पॉइंट के माध्यम से सीखने का प्रयास करें। इज इट विजिबल? जी सर। जी सर। हम्म। सो बेसिकली जो रिसर्च में जिन लोगों पे हमें काम करना है, उसको हम कहते हैं सैंपल। कितनी संख्या पे काम करना है, उसको हम कहते हैं सैंपल का साइज, या साइज ऑफ द सैंपल। और हमें जिस तरह से हर कीवर्ड को डिफाइन करना होता है कि हम स्ट्रेस से क्या समझते हैं अपनी रिसर्च में, हम एंजाइटी को ले रहे हैं तो उससे क्या समझते हैं, हम डिप्रेशन ले रहे हैं तो उसको से क्या हम डेफिनेशन फ्रेम कर रहे हैं उसकी। इसी तरह से हमें एक पॉपुलेशन को भी बड़ा क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है कि वो जो नंबर ऑफ केसेस हैं, या उसके अंदर लिए जाने वाले जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, रेलेवेंट टू आवर रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या हठ योग के द्वारा बैक पेन को ठीक किया जा सकता है? तो वो जो पूरा का पूरा सेट है पॉपुलेशन का, सैंपल का, उसे हमें चूज कैसे करना है ताकि किसी तरह का बायस ना हो। और वो कितने बड़े पॉपुलेशन, कितने बड़े एरिया, कितने बड़े ज्योग्राफिकल डायमेंशन में से लिया जाएगा, कितना लिया जाएगा और कहाँ कहाँ से लिया जाएगा, और उसे एक्सट्रैक्ट करने का तरीका क्या है। उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम छोटे छोटे टुकड़ों में, सब सेट्स में उसको डिवाइड करेंगे एक पूरा सेट लेने के लिए, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और उससे हम एक्चुअली कंक्लूजन ड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उस सैंपल डेटा से, जो भी पॉपुलेशन का सैंपल हम ले रहे हैं। और उस सैंपल को सिलेक्ट करते समय, उस लोगों को सिलेक्ट करते समय किसी भी सबसेट में, किसी भी जगह से, किसी भी लोकेशन से, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो अनाथालय हो, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर के ऑफिसेज हों, सैंपल तो यही मिलते हैं ना हम लोग। चाहे वो योगा टीचर, योगा स्टूडियोज ही हों जहाँ से हम सैंपल लेना चाह रहे हैं, तो हमें मिनिमम बाइस के साथ उसे सिलेक्ट करना है ताकि हम सब जगह से थोड़ा 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 संख्या में लोगों को उठाएं। और वो बैलेंस्ड होने चाहिए, बराबर मेल फीमेल होने चाहिए, बराबर का लगभग सिम्टम्स होने चाहिए बैक पेन के। तो एक चीज तो यहाँ कॉमन है कि होंगे वो सब बैक पेन वाले ही। और एक्सक्लूड किसे करना है? जिनकी सर्जरी हो रखी है, जिनको स्टेरॉइड्स हैं, जिनको अभी भी बहुत ज्यादा पेन है, जो बेल्ट लगाते हैं, जिनकी एज 75 से ऊपर है या 70 से, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी फाउंडेशन, ये समझना कि हम किस तरह के लोगों पे काम करना चाह रहे हैं अपनी रिसर्च में। अब जो सैम्पलिंग है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने अभी बताया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक कंट्रोल ग्रुप लेते हैं और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लेते हैं। हम एक कंट्रोल और दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी ले सकते हैं। और हम क्या करते हैं, जब अपनी सैंपल को रैंडमाइज करते हैं, यानी कि पहले नंबर के व्यक्ति की पर्ची उठाई कंट्रोल में, दूसरे नंबर पे अनीता का नाम लिखा आया एक्सपेरिमेंटल में, जाइए।
उसके बाद हम सेकंड में क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। अगली बार जो दो पर्चियों में दो नाम आएंगे वो कंट्रोल में जाएंगे। मान लीजिए एक अशोक का नाम आया, एक सीता का नाम आया, दोनों को हमने कहाँ डाला, एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद जो अगले दो आएंगे उनको हमने डाला कंट्रोल। फिर क्या करेंगे, हम तीन पर्चियां उठाएंगे, उनको तीनों को डालेंगे एक्सपेरिमेंटल में, फिर तीन पर्चियां उठाएंगे, डालेंगे कंट्रोल में। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम लोग ताश खेलते हैं। ताश खेलते हैं ना आप लोग, तो मतलब पत्तों को हम शफल करते हैं। हम पत्तों को शफल करते हैं ताकि वो रिपीट ना हो जाए, रैंडम रहे, एक ही के पास सारे के सारे बादशाह ना चले जाएं, एक ही के पास सारे इक्के ना चले जाएं। तो हम क्या करते हैं, उसको दो दो भी फेंकते हैं, एक एक भी फेंकते हैं, फिर उसके बाद एक मिस करके एक को फेंकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग स्लिप उठा उठा करके लॉटरी मेथड से रैंडमली जो प्रोबेबिलिटी है उनकी वो जीरो नहीं रहती है। हर एक व्यक्ति की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है कि वो या तो कंट्रोल में जाएगा या वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में टेस्ट किया जाएगा। जब एक बड़ी पॉपुलेशन होती है, जहां पर हम 150, 200, 300 लोगों पे काम करना चाहते हैं, लेकिन सबकी अवेलेबिलिटी नहीं है, कॉर्पोरेट में सब लोग नहीं मिलेंगे एक साथ आपको, 150 लोग एक साथ, एक हॉल भी नहीं मिलेगा आपको कि जहां जिनको आप योगा करा दें। तो जनरलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से बड़े ध्यान से हम कॉर्पोरेट में लो मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और हायर मैनेजमेंट के 20-20 लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये भी हो सकता है कि इन 60 लोगों में महिलाएं ज्यादा आ जाएं, या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में पुरुष ही पुरुष ज्यादा हो, महिलाएं दो तीन ही रह जाएं। तो हम उसको रीशफल करेंगे। लेकिन रीशफलिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से उठा करके कुछ लोगों को कंट्रोल में डाल दूंगा क्योंकि वहां कम है, या एक्सपेरिमेंटल में डाल दूंगा क्योंकि वहां कम है। रीशफलिंग का मतलब है ना, मुझे पता है कि कौन व्यक्ति रीशफल में फिर से कहाँ जा रहा है, और ना उस व्यक्ति को पता है कि वो कंट्रोल में जा रहा है या एक्सपेरिमेंटल में जा रहा है। और ना मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ। मैं रैंडमली 500 लोगों के सैंपल में से 200 लोगों को निकाल करके चार ग्रुप में 50-50 के डिवाइड कर। लेकिन मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ही मैं उनको डिवाइड करता हूँ, तो वो सारे के सारे लगभग बराबर के मेल फीमेल ग्रुप ए में हो, लगभग बराबर संख्या बी में हो, या अगर दो ग्रुप और है हमारे पास तो सी में भी ऐसे ही हो, डी में भी ऐसे ही हो ग्रुप में। यहाँ फिलहाल हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल की, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की। तो दोनों में लगभग बराबर बराबर संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए दोनों में 50-50 है, टोटल सैंपल मेरा कितना हो गया, 100 का। तो इधर 25 महिलाएं 25 पुरुष कंट्रोल में, और इधर एक्सपेरिमेंटल में भी 25 महिलाएं 25 पुरुष। ये हो गया एक आइडियल सैम्पलिंग का रिजल्ट। जब जनरली ऐसा आता नहीं है। तो बहुत सारे मेथड होते हैं सिंगल ब्लाइंड और डबल ब्लाइंड करने के, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। रैंडमाइजेशन से प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, क्वांटिटेटिव में रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज होती है, क्योंकि सबके सिलेक्ट होने के चांस जो है वो नॉन जीरो, यानी कि पूरे पूरे चांस हैं कि वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर जाएंगे ही जाएंगे। और स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन से हम ये पता लगा दे लेते हैं कि सैंपल में लोगों का जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है या नहीं है। 50 में से हो सकता है 26-24 हो, या 28-22 हो, 28 मेल्स एंड 22 फीमेल्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 35 मेल्स हों और ओनली 15 फीमेल्स। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को हम एक्सप्लोरेटरी स्टडीज में जरूर यूज कर सकते हैं, जहां हम पायलट स्टडीज करते हैं। लेकिन इसको हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ये हमारा फाइनल सैंपल है। जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए हमें जो भी सैंपल मिलता है,
चाहे वो बैलेंस्ड है नहीं है, इक्वल मेल फीमेल है नहीं है, वहां चल जाता है एक्सप्लोरेटरी, या जिसे पायलट स्टडी भी कह देते हैं, उसमें चल जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारा उद्देश्य फिजिबिलिटी चेक करना है, कन्वीनियंस चेक करना है। और ये हमारी जजमेंट पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उस प्रोसीजर को सही तरीके से अडॉप्ट करें। उसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करेगा हमें कि इतने कम पुरुष और इतनी अधिक महिलाएं क्यों। तो रैंडमाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं होता, जनरलाइजेशन की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं होता। सिर्फ एक प्रोसीजर को पूरे A to Z प्रोसीजर जो हम फॉलो कर रहे हैं, करने वाले हैं भविष्य में लॉन्गिट्यूडनल मेथड में, उसको एक्सप्लोरेटरी मेथड से हम चेक कर रहे हैं, कम समय में कम कॉस्ट में, कि भाई हमें सैंपल मिल सकता है। फिलहाल हमें 35 मेल्स और 15 फीमेल्स मिली हैं, लेकिन यदि हम इसको थोड़ा और मेहनत करके प्रॉपर तरीके से रैंडमाइज करेंगे तो महिलाओं की संख्या भी हमारे सैंपल में बढ़ जाएगी। तो फिलहाल वो कह देंगे ठीक है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी कर रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज गो अहेड। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी से जजमेंट नहीं दी जा सकती, कंक्लूड नहीं किया जा सकता। हमेशा एक्सप्लोरेटरी यानी नॉन प्रोबेबिलिटी से हमें प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना ही है। अब ये जो टेक्निक्स हैं वो है रैंडम, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरी टेक्निक है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तीसरी टेक्निक है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब देखिए रैंडम सैम्पलिंग दो तरह की हो गई, एक हो गई सिंपल और दूसरी हो गई स्ट्रैटिफाइड। और चौथी टाइप है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है क्लस्टर्स में डिवाइड करना, रैंडमली सेलेक्ट करना क्लस्टर्स को, ग्रुप्स को, रादर देन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करना। इसको और डिटेल में समझेंगे कि हमने 2000 की पॉपुलेशन में से एक एक व्यक्ति को उठाया और सिंपली उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल एक के बाद एक करते चले। ठीक है। अब मान लीजिए हमें 100 में से 50 का सैंपल लेना है, तो हर अल्टरनेट व्यक्ति को पिक करेंगे ना। या तो हम फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, एट, नाइन्थ, इलेवेंथ, 13th यानी इवन ऑड नंबर से ले लें और उनको प्लेस करते चले जाएं। जो पहले नंबर का आएगा उसको हम कंट्रोल में डालेंगे, फिर हम दूसरे नंबर वाले की स्लिप साइड में रख देंगे, तीसरे नंबर वाले को उठाएंगे। तो ये एक रेगुलर इंटरवल्स हो गए ना। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां, 11वां, 13वां। या हम इवन भी ले सकते हैं। हो सकता है जो सेकंड नंबर की स्लिप हम उठाएं जिसमें उसका नाम होगा उसको हम डालें, फोर्थ नंबर वाले को डालें, सिक्स्थ को डालें, एट्थ को डालें, 10th, तो ये इवन नंबर हो गए। इसी तरह से हम मान लीजिए फर्स्ट को लेंगे और फिर सेकंड को नहीं लेंगे, थर्ड को नहीं लेंगे, फोर्थ को ही लेंगे, जो भी चौथे नंबर पे स्लिप उठाएंगे हम। लेकिन ये एक रेगुलर इंटरवल्स पे लेंगे, पहला, चौथा, आठवां, 16वां, 32वां, इस तरह से हम उनको लेते चले जाएंगे, चार 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 छोड़ करके, या पांच पांच छोड़ 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 करके। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कौन से इंटरवल को फ्रेम करते हैं। लेकिन ना हमें पता है कि फिफ्थ फोर्थ नंबर पे कौन व्यक्ति आने वाला है, क्योंकि उसकी तो बाय लॉट है, उसका नंबर नाम तो लिखा हुआ है स्लिप के अंदर, घड़े में पड़ा हुआ। जो नाम आएगा चौथे नंबर पे हम तो उसी को उठाएंगे। जो पहला उठाया सिलेक्ट, दूसरा उठाया रिजेक्ट, तीसरा उठाया रिजेक्ट, चौथा उठाया सिलेक्ट। अब जो भी होगा वो एक्सपेरिमेंटल में जाएगा। लेकिन ये रेगुलरिटी थ्रू आउट कि तीसरा लेना है या चौथा ही लेना है या छठा ही लेना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सैंपल का साइज कितना बड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि हम 100 में से 10वां ही उठाएं, पहला, 10वां, 20वां, 30वां, 40वां, तो 10 ही आएंगे फिर सैंपल। हाँ, अगर 5,000 का सैंपल है तो हम पहला 10वां उठा सकते हैं, बहुत बड़ा सैंपल बनेगा फिर भी हमारे पास। लेकिन ये इंटरवल रेगुलर होगा, इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। यहां तक क्लियर? थर्ड, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। यहां भी रैंडमाइजेशन है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है।
लेकिन सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे बैक पेन के पेशेंट है, ठीक है, तो बैक पेन के पेशेंट हम लेंगे अर्बन, रूरल और सेमी अर्बन, तीनों सब ग्रुप से लेंगे। इसे हम कहते हैं स्ट्राटा में डिवाइड कर दिया। स्ट्राटा क्या हुआ? एज हुई, जेंडर हुआ, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हुआ, लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग हुआ, क्या हुआ? स्ट्राटा क्या हुआ? एनीवन? मैंने बोला हम डाटा को, हम सैंपल को उठा रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ लिविंग, कि आप सेमी अर्बन में रहते हैं, अर्बन में रहते हैं या रूरल में रहते हैं। तो स्टार्टा क्या हुए? कितने स्टार्टा हुए? चार। रूरल, सेमी अर्बन एंड अर्बन। तीन। तीन स्टार्टा हुए ना। तो इसे हम कहते हैं, जब हम सब ग्रुप्स में स्टार्टास में डिवाइड करते हैं और तीनों के अंदर हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर देंगे तीनों ग्रुप्स को। अब आए तो यहाँ पर भी तीनों के तीनों में बैक पेन के पेशेंट्स ही ना, लेकिन ग्रुपिंग कैसे हुई, सब ग्रुपिंग कैसे हुई? अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ लिविंग हुई। कोई और तरीका बताइए। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है, कॉर्पोरेट के अंदर लो मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट हो सकता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कास्ट या रिलीजन हो सकता है, जबकि वो एथनिक रिसर्च में होता है, एथनोग्राफिक में जनरली हम नहीं करते हैं उसको। लेकिन कभी कभी सरकार आंकड़ा जानना चाहती है। ये जो बैक पेन है वो नॉन वेजिटेरियन में ज्यादा होता है या वीगन्स में ज्यादा होता है या वेजिटेरियंस में ज्यादा होता है, बैक पेन की समस्या। तो बेसिकली ये एक तरह का स्क्रीनिंग टूल है। इसे हम कहते हैं डिफरेंट स्टाटास, और भी बहुत सारे स्टाटास हो सकते हैं जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस ऑफ लिविंग, अकॉर्डिंग टू देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर सपोज लाइफ स्टाइल। लेकिन लाइफ स्टाइल में तो बड़ा ऑब्वियस सा लगता है कि ऐसे लोग जो ज्यादातर सेडेंट्री लाइफस्टाइल व्यतीत करते हैं उनको तो बैक पेन होने के चांसेस ज्यादा है। वो तो स्वाभाविक है, इसलिए हम उनका स्टाटा नहीं बनाएंगे। हाँ, हम स्टाटा बना सकते हैं, एक्टिव लोगों को लेंगे, तीन स्टाटा सब ग्रुप हम बनाएंगे। बड़ा बड़ा ग्रुप क्या हुआ? जो मेन ग्रुप हो गया वो हो गया खिलाड़ियों पे काम कर रहे हैं हम, और ये देखना चाहते हैं कि नी पेन कौन से गेम में ज्यादा होती है। तो सब ग्रुप क्या हो गया? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल एंड ताइक्वांडो, क्योंकि तीनों के अंदर जंप इन्वॉल्व है और तीनों के अंदर हार्ड सरफेस होता है। तो ये सब ग्रुप्स किस में डिवाइड, सब ग्रुप क्या हो गए? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड ताइक्वांडो। ग्रुप क्या हो गया? ये सब ग्रुप्स हो गए ना। ग्रुप क्या हो गया? स्पोर्ट्स पर्संस का ग्रुप, उसमें से तीन स्टार्टा के लोग हमने ले लिए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सर ये ज्यादा नैरो नहीं होगा और उसके लिए सैम्पलिंग भी बहुत ज्यादा होना चाहिए। यस, ये टाइटल में नहीं डाल रहे हैं सर हम लोग, इसको अब हम डिटेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपनी मेथोडोलॉजी में बारीक से बारीक चीज भी निकाल के समझानी है, बतानी है, अपनी क्लैरिटी के लिए भी। और जब कल को रिजल्ट आएंगे, हम टी टेस्ट लगाएंगे, उसमें किसी तरह की इफेक्ट साइज देखना चाहेंगे, तो हमें बारीक से बारीक चीज का पता होना चाहिए। तो ये डिटेलिंग मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी में डिटेलिंग ही होती है। जितनी बारीकी से मैं जा रहा हूँ इतना ही कुछ लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर जगह में हमें कॉमन सेंस भी यूज करना है और अपना रिसर्च क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे वो हैं जो बैक पेन वाले हैं, लेकिन हैं खिलाड़ी। तो रिसर्च क्वेश्चन के अंदर रिसर्च क्वेश्चन चेंज हो जाएगा यहाँ। रिसर्च क्वेश्चन ये हो जाएगा, इज देयर एन इफेक्ट ऑफ हठ योगा ऑन बैक पेन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स?
अब वो रिसर्च क्वेश्चन चेंज हो जाएगा वहां। इसीलिए मैंने बोला कि स्टार्टा को ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर हमने रिसर्च क्वेश्चन में ये बनाया है कि इन द एज ग्रुप ऑफ 45 to 55, तो यहाँ सिर्फ एज ग्रुप का ही स्टार्टा होगा। एज ग्रुप के तीन स्टार्टा होंगे। मान लीजिए हम काम कर रहे हैं 35 to 65 के बीच में, तो तीन स्टार्टा बनाइए आप। 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, क्योंकि इस रिसर्च क्वेश्चन में वही था। मैं तो आपको बहुत सारे स्टार्टाज इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हो। मान लो आपको स्पोर्ट्स पर्सन नहीं मिलते हैं, तो आप किसी और तरह के कॉर्पोरेट पे काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट वाले नहीं मिलते हैं तो आप जो है आ, लैक्टेटिंग मदर्स पे काम कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन पे काम कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्टा को डिफाइन करना डिपेंड करता है रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर और हमारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो कई बार हमें बाद में रियलाइज होता है कि अरे, मैं तो इस पे काम करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर ऊपर जाइए, पीछे जाइए, और वहां जाकर अपना रिसर्च क्वेश्चन और अपना टाइट ऑब्जेक्टिव चेंज करिए, सब ग्रुप भी बदलिए वहां पर। तो ये जो बैक एंड फोर्थ करना होता है रिसर्च में, ये शुरुआत में आप कर लीजिए जितना भी करना है, टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, टेकिंग यू टर्न्स। बाद में अगर ये फाइनलाइज होके चला गया, तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। सेम क्लस्टर सैंपलिंग, यहाँ पर भी हमारा जो रैंडम सिलेक्शन ऑफ ग्रुप्स है वो होता है। यहाँ सब ग्रुप नहीं है, यहाँ सिर्फ ग्रुप्स हैं। मान लीजिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं स्पोर्ट्स पर्सन्स प्लस योगा साधक, और थर्ड ग्रुप मैं ले सकता हूँ, योगा साधक के दो ग्रुप बना लेता हूं मैं। एक वो जो केवल सूर्य नमस्कार करेंगे, और दूसरे वो जो कि विन्यास योगा का अभ्यास करेंगे। तीनों एक्टिव हैं, तीनों ग्रुप्स एक्टिव हैं। ठीक है, लेकिन तीनों की एक्टिविटी जो है वो सेम इंटेंसिटी की होनी चाहिए। और बैक पेन हो सकता है किसी को भी इसमें। तो ग्रुप के सब ग्रुप्स बनाना, स्पोर्ट्स पर्सन में तीन तरह के स्पोर्ट्स सिलेक्ट करना, वो स्ट्रैटिफाइड हो गए। क्लस्टर हो गया जो हमने एक तरह के तीन जगह से क्लस्टर्स में से ग्रुप्स बना लिए, बड़े ग्रुप्स बना लिए। वो माइन्यूट है, ये थोड़ा सा मेजर है। ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो होती है, जनरली हम योगा की जितनी भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडीज होती हैं वहां हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग लेकर चलते हैं। हम इंटरवेंशन ग्रुप लेते हैं, कंट्रोल ग्रुप, जिसे एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल भी कह देते हैं, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंपैरेटिव मैच ग्रुप भी कह देते हैं। अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। तो कई बार क्या होता है, कुछ सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जहां पर कि हमें एलॉगरिदम के माध्यम से हम रैंडम नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है, जैसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, ये हमारी इंटरनल वैलिडिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और सिलेक्शन बायस को रिड्यूस कर देता है। तो तीन तरह की हो गई। सिस्टमेटिक, एफिशिएंट, विच इज एफिशिएंट फॉर लार्ज ऑर्डर्ड पॉपुलेशन। बड़ी पॉपुलेशन पे काम करना है तो सिस्टमेटिक लीजिए। मैंने बताया ही था 5,000 लोगों पे काम करना है, तो हर पहला, आठवां, 16वां, है ना, 24वां, आठ 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 का गैप करिए। अगर आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में, लाइक एज, एक्सपीरियंस लेवल, हेल्थ कंडीशन, तो स्ट्रेटिफाइड यूज करिए। और रेंडमली सिलेक्ट करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए किसी योगा स्टूडियो से बच्चों को लेना चाहते हैं, सबको तो एक बारी में नहीं स्टडी कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम क्लस्टर्स, छोटे छोटे क्लस्टर्स, छोटे छोटे योगा स्टूडियोज में जाएंगे और वहां से 10-10, 5-5 सैंपल उठा लेंगे, जो कि ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो। ऐसा नहीं है कि केवल साउथ दिल्ली में गए और 10 क्लस्टर में से डाटा ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में से डाटा लेना पड़ेगा, उन स्टूडियोज को अप्रोच करना पड़ेगा
ठीक है, जिन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं, और वहां से छोटे छोटे योगा स्टूडियोज में से पांच पांच छह छह के सैंपल्स लेने पड़ेंगे, बैक पेन वाले ही लेने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सैंपलिंग पर्पसिव है, क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक सभी का स्पेसिफिक है। क्या कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक है? क्यों हम पर्पसिव सैंपलिंग यूज करेंगे? क्योंकि हमारा टाइटल कहता है इफेक्ट ऑफ हठ योगा ऑन बैक पेन। दिस इज पर्पसिव सैंपलिंग, राइट? तो कन्वीनियंट सैंपलिंग एक्सप्लोरेटरी या इनिशियल पायलट स्टडी में चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपने ही मोहल्ले में आसपास जो भी सैंपल मिलता है उस पे काम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं कन्वीनियंट सैंपलिंग। बट वो जस्टिफाइड नहीं होगी लॉन्ग रन में, उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते बड़ी पॉपुलेशन पे, क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी वीक है। पर्पसिव इज गुड। कोटा मींस कि हम एक पर्टिकुलर डेमोग्राफिक टारगेट को से ही रिक्रूट कर रहे हैं, यानी हम केवल रूरल के ही मेल्स को ले रहे हैं, और जिनका एज ग्रुप है 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50। ये हम कहते हैं हर एक का कोटा, जैसे रिजर्वेशन होती है ना, 30%, 25%, 40%, 35%, 30%, 32%। तो हर एक ईस्ट दिल्ली को या ईस्ट पूना को, मान लीजिए पूना में कर रहे हैं, ईस्ट पूना को हमने दे दिया कि यहाँ से हम 30% सैंपल लेंगे, कोटा सेट कर दिया, उसका रिजर्वेशन हो गया, 30% लेंगे। वेस्ट से लेंगे 20%, साउथ से लेंगे 15% या 24%, और नॉर्थ से लेंगे 28%। अब ये परसेंटेज तो हमने डिसाइड कर दी, लेकिन 25% ऑफ व्हाट? मान लीजिए ईस्ट के अंदर 1,000 आदमी हैं जिनको बैक पेन है, वेस्ट में केवल 200 ही आदमी है जिनको बैक पेन है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि परसेंटेज ऑफ व्हाट, राइट? अब क्योंकि वहां 1,000 आदमी है जिसको बैक पेन है, तो वहां से हम 25% थोड़ी लेंगे। 25% ऑफ 1,000 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 250 हो जाएगा। और 500 का 25% रहेगा 50। तो वहां हम परसेंटेज को कम कर देंगे, इसे हम कोटा कम कर देंगे, ताकि सब जगह से हमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेम मिले। स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब वहां यूज करते हैं जहां पर कि सब व्यक्तियों को रिक्रूट करना रिसर्चर के लिए अकेले के लिए संभव ना हो। अब मान लीजिए मैं कोई कंपैरेटिव स्टडी करना चाहता हूँ पूना, दिल्ली और मुंबई के बीच में, और सारे के सारे अर्बन पॉपुलेशन के मेल्स जिनको बैक पेन है। अब मैं सब जगह तो जा नहीं सकता, मैं पूना नहीं जा सकता, मैं मुंबई नहीं जा सकता, मैं तो दिल्ली में हूँ। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स दिल्ली के हैं उनसे कहूंगा भाई तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं पूना में जिनको बैक पेन है, या मुंबई में, वो उनको अप्रोच करेंगे और फर्दर लोगों को बोलेंगे कि एक अच्छा प्रोग्राम हो रहा है योग का, उसमें बैक पेन का ट्रीटमेंट सिखाया जाएगा, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट? जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, MLM, समझ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड मल्टी लेवल मार्केटिंग? यस सर, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है ना। हम दो मेंबर बनाते हैं, हमारे दो मेंबर आगे दो दो और बनाते हैं, फिर वो दो दो और बनाते हैं, तो वो उसी को हम कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। अब जो क्लिनिकल स्टडीज हैं वहां पर हम, क्योंकि बैक पेन का क्लिनिकल रिसर्च करने वाले हैं बैक पेन लोगों पे, तो वहां बैक पेन वाले पर्पसली सिलेक्ट होते हैं, इसे हम कहते हैं पर्पसिव सैंपलिंग, टारगेटिंग द पेशेंट्स विद स्पेसिफिक कंडीशंस लाइक क्रॉनिक बैक पेन ओनली। यहाँ हम क्रॉनिक बैक पेन लेके चल रहे हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर लेके नहीं चल रहे हैं अभी। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो कई बार सब्जेक्टिव होता है, वो क्वालिटेटिव में आता है। मिक्स्ड मेथड में मैं बताऊंगा आपको कि दोनों को भी ले सकते हैं, क्योंकि बैक पेन का कई बार कारण एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी होता है, राइट? फिलहाल हम उसको नलिफाई कर रहे हैं कि बैक पेन का कारण केवल
पॉस्चर रिलेटेड इश्यूज ही हैं, एंजाइटी नहीं है। साइकोलॉजिकल फैक्टर को अभी मैं बाहर कर रहा हूँ, उसको जब हम मिक्स्ड मेथड्स ऑफ रिसर्च स्टडी करेंगे तब दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है ना, क्रॉनिक बैक पेन को हम मेजर कर लेते हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर्स को हम पूछ लेते हैं इंटरव्यू के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो कहाँ कहाँ स्पेशलाइज? जेरियाट्रिक रिसर्च। जेरियाट्रिक का मतलब होता है जिनकी एज अधिक है, ओल्डर एडल्ट्स में। तो ये क्या होगा? कोटा सैंपलिंग। यहाँ कोटा सैंपलिंग का यूज करिए जरूर। परसेंटेज डिसाइड कर दीजिए कि कहाँ से कितने प्रतिशत एल्डरली जिनको बैक पेन है उनको लेना। प्री नेटल में हमेशा स्नो बॉलिंग यूज करिए, क्योंकि आप सभी महिलाओं को अप्रोच नहीं कर पाए, मुश्किल हो जाएगा। स्नो बॉल सैंपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करिए, यहाँ पर ये बेस्ट होती है। कम्युनिटी प्रोग्राम्स अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो क्लस्टर सैंपलिंग को यूज करिए, जहां पर कि आप मल्टीपल कम्युनिटी सेंटर्स को, मल्टीपल योगा स्टूडियोज को, योगा सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। वहां क्लस्टर्स को यूज करिए, क्लस्टर सैंपलिंग मेथड। सबकी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस हैं। अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम सैंपलिंग करें तो वहां पर भी हमें एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टैटिस्टिकल थ्रेशोल्ड को रखना पड़ेगा। और वो मैंने बताया था पिछली बार, 0.05% ही होता है, उसे फिक्स कर दीजिए। अब ये सैंपलिंग में कैसे अप्लाई होता है? सैंपलिंग के अंदर भी जब हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं तो हमें अपने सैंपल साइज, जो 3 ग्रुप में डिवाइड किया हमने या 2 ग्रुप में डिवाइड किया, उनमें कितना परसेंट डिफरेंस है बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स, in terms of age, in terms of socioeconomic status, in terms of educational qualification, in terms of lifestyle, वो 5% चांसेस ये होने चाहिए कि थोड़ा अलग हो सकता है। 95% वो दोनों सेम होने चाहिए सैंपल्स। इसीलिए हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेजर्स को लगा सकें। इसीलिए हम अक्सर रेंज चेक करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कंट्रोल ग्रुप के अंदर तो एक 15 साल का बच्चा भी है और दूसरा 65 साल का बुजुर्ग भी है, और ऐसे बहुत सारे लोग। 15-15 साल के आपके 50 के सैंपल में 6-7 बच्चे आ गए, और 65 से ऊपर के आपके 8-10 लोग आ गए, तो वहां लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इमीडिएटली डाउन आ जाएगा, 0.05 से ऊपर चला जाएगा, यानी वो चला जाएगा 0.06। रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर 91%, 92%, 93% कॉन्फिडेंस लेवल रह जाता है, क्योंकि सैंपल में रेंज बहुत आ गई, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गई, एज के कारण आ गई, जेंडर के कारण आ गई, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के कारण आ गई, तो वो सैंपल रिजेक्ट हो जाएगा। उसको हम कहेंगे इट इज ए नॉन नॉर्मल सैंपल, इट इज नॉट फॉलोइंग द नॉन प्रोबेबिलिटी कर्व, इट इज नॉट फॉलोइंग द बेल शेप्ड प्रोबेबिलिटी कर्व। डाटा नॉर्मल नहीं है, डाटा अब नॉर्मल है, वहां पर नॉर्मल पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगेंगे। ये सब चेकिंग हम पहले से ही कर लेते हैं, वरना हम आपको वापस भेज देते हैं, जाइए सैंपल दोबारा कलेक्ट करिए। आपका सैंपल जो लेकर आए हो वो एज वाइज, जेंडर वाइज, वो लाइफस्टाइल वाइज, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस नॉर्मल नहीं है। प्लीज गो बैक, चेक योर डाटा, चेक योर सैंपल। उसमें लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका कम आ रहा है, 90% आ रहा है, 80% आ रहा है, और जब तक वो 95% नहीं आएगा तब तक ढंग से सैंपलिंग करिए, आपकी सैंपलिंग का मेथड चेंज करिए, अपनी अप्रोच को, अपनी मेहनत को थोड़ा और लगाइए, ताकि डाटा नॉर्मल हो, कॉन्फिडेंस लेवल 95% से ज्यादा हो, मिनिमम 95% लेवल हो, अल्फा लेवल 0.05। तो ये स्टैटिस्टिकल कंसिडरेशंस लगाने के बाद पता लगता है। वैसे आपने डाटा ले लिया तो आपको नहीं पता लगेगा। स्टैटिस्टिकल पावर 80% होना चाहिए, ताकि इफेक्ट का क्रेडिट हम अपने योग को दे पाए, चाहे मेल्स हो चाहे फीमेल हो,
चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि योग में यदि आपने 100 लोगों से शुरू किया, मैंने पहले भी बताया था कि 100 लोग आपने रिक्रूट किए, उसमें से 20% यानी 20 लोग संभावना है कि 6 महीने में छोड़ जाएंगे या रेगुलरली नहीं आएंगे। तो ये मान के चलिए, इसलिए हम कहते हैं कि 120 से शुरू करिए, ताकि अगर 20 लोग छोड़ भी जाएं तो 100 का सैंपल तो रहे आपके पास। 140 से शुरू करिए, ताकि आपके पास अगर 20%, 10%, 5% लोग छोड़ जाएं, इसे हम एट्रिशन रेट कहते हैं, कितने लोग छोड़ जाएंगे। 20% तक अगर छोड़ जाते हैं तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल है। किसी वजह से नहीं आए हो सकता है बीमार हो उस दिन, हो सकता है उनके घर में कोई गेस्ट आ गए हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो सकता है उनको कोई और योगा क्लास अच्छी मिल गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो 20% एडिशनल रेट को मानकर चलिए, ड्रॉप आउट रेट जिसे हम कहते हैं योगा इंटरवेंशन। और सैंपल साइज हमेशा एक ग्रुप के अंदर 30 से अधिक होना चाहिए, ये बात मान के चलिए। ये एक स्टैंडर्ड थंब रूल है। 30 से कम का सैंपल नहीं होना चाहिए। मैं टोटल सैंपल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो 90 का सैंपल चाहिए, एक ग्रुप में 30 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर दो है तो 45 चलेगा। तो ये कुछ स्टडीज हैं, एग्जाम्पल्स हैं उन स्टडीज के। और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर योगा रिसर्चर होता है कि मैच मेथड टू रिसर्च क्वेश्चन, अपनी मेथोडोलॉजी को रिसर्च क्वेश्चन से हमेशा मैच करिए। अभी मैंने कहा था ना, आप बैक पेन पे काम कर रहे हैं तो सैम्पलिंग आपकी चेंज हो जाएगी। अगर आप क्लस्टर ले रहे हैं तो आपको ग्रुपिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी, वरना आपको कोटा में सब ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। राइट। और लिमिटेशंस का ध्यान रखिए कि आपकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं। क्लियरली बताइए कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज कर रहे हैं और कौन से पोटेंशियल बायस हैं, ठीक है, जिनको कि आपने कम किया, ताकि आपका सैंपल एक सही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन बन सके। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उसमें से सैंपल निकाला है आपने, क्योंकि हम 10,000 लोगों पे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें से हम छोटे छोटे क्लस्टर, छोटा छोटा कोटास, ग्रुप्स बना करके छोटा छोटा सैंपल लेंगे। एट्रिशन को प्लान कीजिए, और हमेशा योग के क्षेत्र में मिक्स्ड मेथड्स को यूज करिए, जहां पर कि आपकी जो भी कोई कमी अगर क्वांटिटेटिव में रह जाती है तो वो आप क्वालिटेटिव से पूरा कर सकते हैं, उसको भरपाई कर सकते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस को रिपोर्ट कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल एन क्या है यहाँ। अगर 50 मेल्स हैं और 50 फीमेल्स हैं तो व्हाट इज एन? एन विल बी दी 100। टोटल नंबर विच इज 100। और मैंने उनको 3 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 25 to 50, 31 to 35, 36 to 42। अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ लिविंग भी मैंने उनको डिवाइड किया। ये कोटा हो गया, ये कोटा सैंपलिंग हो गई। अर्बन में, रूरल में, सेमी अर्बन में। तो 25 से 30 के कहाँ अर्बन भी हो सकते हैं, रूरल भी हो सकते हैं, सेमी अर्बन भी हो सकते हैं। 31 to 35 भी अर्बन भी हो सकते हैं, रूरल भी हो सकते हैं, सेमी अर्बन भी हो सकते हैं। और 36 to 42 में भी अर्बन भी हो सकते हैं, रूरल भी हो सकते हैं, सेमी अर्बन भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब हमें, क्योंकि हम उनको लिविंग, प्लेस ऑफ लिविंग की वजह से डिवाइड कर रहे हैं, तो 100 से काम नहीं चलेगा। अब हमें संख्या 200, 300, 400 करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, किसी भी सैंपल, किसी भी सब ग्रुप के अंदर 30 से नीचे सैंपल साइज नहीं होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, प्लेस ऑफ लिविंग को काट देते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को काट देते हैं, और हम सोचते हैं चलो सिर्फ एज ग्रुप के ऊपर ही काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, प्लीज गो अहेड, यू कैन डू दैट। बट यहां पर भी 3 एज ग्रुप्स हैं, तो 100 के अंदर कितना डिवीजन होगा? 35, 35, या 30, 30, 40।
ऐसा होगा, है ना? तो 30, 30, 40, 30 से ऊपर है, नो प्रॉब्लम। 100 का सैंपल है, गो अहेड, एट्रिशन रेट ध्यान रखना लेकिन। अगेन 120 लेके चलिए ना, 40, 40, 40, ताकि 20 लोग छोड़ भी जाए तो कम से कम 100 तो रहे टोटल। किसी भी ग्रुप में 30 से नीचे तो नहीं आएंगे वो, अगर ड्रॉप आउट होता भी है तो। नहीं तो आपको दोबारा से उस डाटा की सैंपलिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से उसका कोटा सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग करनी पड़ेगी। इसलिए पहले से हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, एक एक्सप्लोरेटरी या पायलट स्टडी जिसको हम कहते हैं, करते हैं कि कितनी संख्या मिल सकती है जो हमारे साथ कोऑपरेट करे। सर ये एग्जाम्पल में तीन एज ग्रुप थे, तीन लोकेशंस थे, एंड दो उनका सोशियो इकोनॉमिक, तो 3 into 3 into 2, करेक्ट, मतलब यही से हम 18, कहते हैं। 18 हो गए कंट्रोल और 18 हो गए जो एक्चुअल जिनसे हम योगा करवाएंगे। करेक्ट। करेक्ट। अब ये सैंपल साइज 30 से नीचे आ गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अगर सैंपलिंग करनी है तो कहाँ रुकना है। अगर 500 का सैंपल रिकमेंड हो रहा है जी पावर एनालिसिस में, लेकिन आपको क्या लगता है बैक पेन के इतने सारे पेशेंट्स हमें पूरे इंडिया से लेने चाहिए या केवल दिल्ली या पुणे से लेने चाहिए? हमारा सैंपल साइज कितना है ना सर, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर 100 लेते हैं तो हम लोग किसी एक तो हम सिटी डिसाइड से। करें, नहीं 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 नहीं, वो यू कांट आस्क मी अ क्वेश्चन फॉर अ क्वेश्चन। एज ए सर वैसे वाइवा तो पूरे इंडिया से एक्सपर्ट, लेना चाहिए, पर हाँ, मैं पॉसिबल नहीं आपसे होगा पूछूंगा इसलिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जब तक कि आप ये ना कहो कि सर मैं सिर्फ फीमेल्स पे काम करूंगी और प्रेग्नेंट वुमेन पे काम करूंगी, ये पर्पसिव सैंपलिंग हो गई। अभी क्या है, मेरे लिए वो केस स्टडी हो गई। तो प्रेग्नेंट वुमेन आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगी, वहां पर आप कन्वीनियंस और पर्पसिव सैंपलिंग दोनों यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका सैंपल साइज यूनिक होगा ना। बहुत कम लोग हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती है कि वो प्रेग्नेंट वुमेन पे बैक पेन पे काम करें, क्योंकि वो सैंपल एक यूनिक सैंपल हो गया आपका। तो वहां अगर 40 लोग भी हैं तो मैं उसे कहूंगा इट इज अ केस स्टडी। उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए। जहां पर कि आप 40 भी महिलाएं ढूंढ लाते हैं जिनको बैक पेन है बिकॉज ऑफ देयर प्रेगनेंसी, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको रिलैक्सेशन दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मैं स्कूल के बच्चों के मेमोरी पे काम करना चाहता हूँ या उनकी इंटेलिजेंस पे काम करना चाहता हूँ, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपने मोहल्ले के 40 बच्चों पे काम कर लूंगी, सर हो जाएगा। आई विल नॉट अलाउ यू। दिस इज कॉल्ड रिसर्चर्स बायस। Why you want to work on the intelligence of only your मोहल्ला चिल्ड्रन एंड देन से कि सारे हिंदुस्तान के बच्चे अगर मेरा योगा करेंगे तो उनकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी? यू कैन नॉट जनरलाइज देम। तो मैं आपसे कहूंगा मैम कम से कम 2000 बच्चों पे तो काम करिए, कम से कम सारी अर्बन सिटीज में काम करिए ना, 4 मेट्रो सिटीज पे तो करिए कम से कम। तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन देयर मेमोरी, इंटेलिजेंस, हिपोकैम्पस। तो कुछ क्वांटिटेटिव होगा, कुछ क्वालिटेटिव काम होगा। कौन सी 4 मेट्रो पे काम करना चाहिए? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। और यहां पर आप नीड बेस्ड, जहां पर कि बच्चों को माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स हैं, सपोज यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमसीआई, माइल्ड कोग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, चीजों को रख के भूल जाने की बीमारी, या बहुत जल्दी लर्निंग डिफिकल्ट डिसेबिलिटीज किसी को होना माइल्ड, कुछ चीजों को याद रखने में दिक्कत, कुछ बैलेंस रिलेटेड इश्यूज हल्के फुल्के, ठीक है ना, इस तरह की चीजों वाले पेशेंट्स को आप लीजिए जहां पर कॉग्निशन, ठीक है ना, हल्का फुल्का डिल्यूजनमेंट, हल्का फुल्का लर्निंग डिसेबिलिटीज, मेमोरी मेमोराइज करने में दिक्कतें हैं, उन तरह के बच्चों को लीजिए। राइट, 4 मेट्रो सिटीज से लीजिए, आप डिफाइन करिए आपका सैंपल कि मैं 4 क्लस्टर्स में से लूंगी।
तो जैसे क्लस्टर का नाम आया, इट इज क्लस्टर सैंपलिंग। जैसे रैंडम का नाम आया, इट इज रैंडम सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग मतलब ये। स्नो बॉलिंग मतलब अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन पे ही काम करना चाह रही हैं, उनकी बैक पेन पे काम करना चाह रही हैं, देन यूज स्नो बॉलिंग। कई बार हम कोटा और स्नो बॉलिंग दोनों को यूज कर लेते हैं ताकि सैंपल साइज बढ़े, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जनरलाइज करना है। एनी अदर क्वेश्चन? तो सर ये जो अभी हमारा ग्रुप हो गया 3 into 3 into 2 18 कंट्रोल हो गया 18 आपका जो इंटरवेंशन करेंगे। तो इट विल बी लाइक अ टू लार्ज ग्रुप राइट। ये शायद 2 साल में भी शायद खत्म नहीं हो, या फिर इसमें यू माइट हैव लॉट ऑफ attrition also इसको। हम इसमें सर क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 100 का एक ग्रुप है, लेकिन उसका डिवीजन हमने सैंपलिंग करते समय बहुत ज्यादा कर लिया, ठीक है? तो क्या हुआ कि 3 ग्रुप्स बना लिए, तो 30 30 30 आया किसी में। लेकिन उसी के अंदर जब फर्दर फ्लो चार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो 10 10 12 12 ही रह गए। तो वहां पर जहां पर हमारा 10 10 12 12 रह गए, वहां हम कंक्लूड कुछ नहीं करेंगे, जनरलाइज कुछ नहीं करेंगे, उसको हम क्वालिटेटिव के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब उसको हम शब्दों में उनसे इंटरव्यू लेकर पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हम क्या बोलेंगे वहां पर, नंबर नहीं देंगे, हम थोड़ा चालाकी से काम लेंगे, हम परसेंटेज बना देंगे। हम बोलेंगे अगर मान लीजिए 12 बच्चे हैं जो कि हमारे रह गए, तीनों में 12 12 12 रह गए, सपोज तीनों जो सब ग्रुप्स हैं, है ना, एक्टिव लाइफस्टाइल वाले, इनएक्टिव वाले, सिडेंटरी वाले, तो हम ये बोलेंगे कि 40% को ऐसा लगा, ठीक है, 30% को ऐसा लगा, और जो बाकी के 30% बचे उनको ऐसा लगा। तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे उसे। थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ता है हमें। सामने वाला तो, एक बात याद रखिए, रिसर्चर जो है ना, वो सुपरवाइजर से ज्यादा स्मार्ट होता है। उसको परसेंटेज में डिवाइड कर दीजिए, आप ग्राफिकल में प्रेजेंट कर दीजिए, संख्या देते ही वो पकड़ लेगा। वो कहेगा अच्छा केवल 12 लोग, 12 मत बताइए ना, बोलो सर जो बचे थे ना उनका इतना परसेंट था। तो नीचे के जो दो हैं, कोटा और क्लस्टर, जो मैंने लाइफस्टाइल और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस थे, उनको क्वालिटेटिव में यूज कर लीजिए, ऊपर को क्वांटिटेटिव में यूज कर लीजिए। वही अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि आप 2 क्वेश्चनर्स यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को यूज कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स भी मेजर कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा रायता फैल जाएगा। हर चीज को नहीं जरूरी। हाँ, उनको केवल डेमोग्राफिक, जब आप डाटा देते हैं ना टेबल फॉर्म में, चार्ट ग्राफ्स बनाते हैं, उसके अंदर भी प्रेजेंट कर दीजिए कि हमने इस तरह से इस तरह से इनको डिवाइड किया। उसका यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो तो जब आप स्टैटिस्टिक्स यूज करोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे सैंपल साइज 30 से नीचे आ गया, छोड़ दो। गुड क्वेश्चन एनीवेज। किसी का और कोई सवाल हो, उलझ तो नहीं रहे ना आप? इसको सुलझाने के लिए एक एमसीक्यू है मेरे पास, हाँ? उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आगे चलें एमसीक्यू की तरफ, या कोई प्रश्न है आपका तो पूछिए आप। तो सर इस हिसाब से सैम्पलिंग पे ही, फिजिबिलिटी स्टडी और सैम्पलिंग पे ही कम से कम अगर आपको कुछ अच्छा रिसर्च करना तो 1 साल तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सो नहीं, दैट ऐसा नहीं सर। यू आर कॉन्क्रीट ऑन योर टॉपिक। करेक्ट। एंड आपका जो लीकेजेस हो वो कम हो, राइट। एंड यू नो सैम्पलिंग दैट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। सैम्पलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। एंड द मेथड ऑफ करेक्टिंग द कलेक्टिंग द सैंपल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट डिपेंड्स, वही मैं कह रहा हूँ, कोलेट करना बहुत जरूरी है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपकी हाइपोथेसिस क्या है। इसीलिए मैंने बोला, इसमें आपको हो सकता है पूरी तरह से वापस जाना पड़े और शुरू से शुरू करना पड़े। तो रिसर्च प्रपोजल बनाना इतना आसान नहीं होता है। शुरू शुरू में बड़े जोश में आते हैं लोग हमारे पास, सर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और मैं, बच्चे ही बच्चे हैं सर, सारा दिन मेरे सिर पे नाचते हैं। मैं जब बोलूंगा कि लाइए फिर 500 बच्चा, वो एक भी बच्चा नहीं आएगा। बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं फिर लोग। वो कहते हैं सर फिर मैं ऐसा करता हूँ,
सारे बच्चों पे ना काम करके अपना थोड़ा जो इफेक्ट है वो बच्चों की मेमोरी पे देख लेता हूँ, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे देख लेता हूँ। मैंने कहा नहीं, हल्का क्यों कर रहे हो स्टडी को भाई अपने? आप हिपोकैम्पस में काम करना चाह रहे थे, उसको मत कमजोर करो ना, अपनी कुछ तो यूनिकनेस दिखाओ आप। अब हर आदमी चाहता है कि मैं फिजिकल फिटनेस चेक कर लूं सारे बच्चों की। अरे भाई, सारी दुनिया ही तो चेक कर रही है बच्चों की फिजिकल फिटनेस, उनको जंप करा के, उनको रनिंग करा के, उनको फ्लेक्सिबिलिटी चेक करके। बहुत हो गया भाई। अपनी स्टडी में कुछ तो यूनिक लाइए आप। कुछ तो ऐसा सैंपल यूनिक सिलेक्ट करिए, कुछ तो टूल्स ऐसे यूनिक सिलेक्ट करिए। अपनी मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा ऐसा बनाइए, सामने वाले को लगे भाई वाकई ये बंदे ने बहुत मेहनत की है। ये पुणे भी गया, ये मुंबई भी गया, ये चेन्नई भी गया। गया कहीं नहीं, आप ये भी कह सकते हो सर मैं गया कहीं नहीं, मैंने स्नो बॉलिंग यूज की ना, मैंने अपने कनेक्शंस यूज किए। और वो आपने वाकई में अपने कनेक्शन यूज किए हैं उसके अंदर, आपने सैंपल को बढ़ाने के लिए बैक पेन का आपने काफी मेहनत की है, लोगों से नेटवर्किंग की है, परमिशंस ली हैं, है ना, उनको उनको डायग्नोज किया है, उनकी काउंसलिंग की है, एथिक्स रिव्यू बोर्ड से परमिशन ली है। ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। ये सब चीजें आप लिखेंगे कि स्नो बॉलिंग सैंपलिंग में आपने इतनी मेहनत की है, स्टेप 1 से लेके स्टेप 5 तक, तब कहीं जाकर आपको मुश्किल से 130 का सैंपल मिला है। अब आप उसको फर्दर बहुत ज्यादा डिवाइड मत करिए, केवल उनके डेमोग्राफिक डाटा को प्रेजेंट कर दीजिए, जिससे ये पता लग जाएगा कि डाटा नॉर्मल है। ठीक है। और अब आपके हाथ में है कि आप टी टेस्ट लगाना चाहते हैं या अनोवा लगाना चाहते हैं। दो से ज्यादा ग्रुप्स हैं तो अनोवा लगा दीजिए, नहीं तो सिंपल टी टेस्ट लगा दीजिए। और रिलेशनशिप देख लीजिए, कोरिलेशन लगा लीजिए। हाँ, अगर आप 4 ग्रुप डिजाइन यूज करेंगे तो वहां आपको रिग्रेशन भी लगाना होगा, एनोवा भी लगाना होगा, और टी टेस्ट भी लगाना होगा। ये जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है ना, ये सब कुछ नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में अच्छे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं, तो जाइए आगे बढ़िए और उसको स्टैटिस्टिकली प्रूव डिसअप्रूव करिए। अदरवाइज मिक्स्ड मेथड लीजिए ना, सिंपल टी टेस्ट लगाइए, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाइए, और उसके बाद उसमें क्वालिटेटिव मेथड डाल दीजिए, सारा उनके एक्सपीरियंसेस को आप एनालिसिस कर लीजिए, थीमेटिक एनालिसिस कर लीजिए उसका। 4 थीम्स में उसे डिवाइड कर लीजिए। नंबर 1, कौन कौन सी हर्डल्स थी, तो कॉमन आंसर्स आएंगे। सर मैं सुबह उठ नहीं पाया, सर काम की वजह से नहीं आ पाया। तो ये क्या हो गए, हर्डल्स हो गई। नंबर 1 थीम हो गया हर्डल्स। नंबर 2 हो गया फिजिबिलिटी। नंबर 3 हो गया फंक्शनैलिटी। नंबर 4 हो गया साइकोसोमेटिक फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग एंजाइटी। इसकी वजह से बैक पेन जो है वो ट्रीट नहीं हो पा रही है, ठीक नहीं हो पा रही। इन थीम्स को फिर हम क्लब करते हैं, कोडिंग करते हैं इनकी, और फिर उन कोडिंग को मैच करते हैं अपने क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स के साथ, ये मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही। थोड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन हो सकता है। सर, जैसे आप बोले कि बहुत ज्यादा लोगों पे करना है, मतलब बड़ा अगर हम लोग बोल रहे हैं तो 4 सिटी, जैसे मेट्रो सिटी में बोले, पर वहां पे सैंपल कैसे कलेक्ट करें? स्नो बॉलिंग टेक्निक या क्लस्टर सैंपलिंग आप कर सकते हैं। मतलब सिटी लिंक तो पूरे सिटी से थोड़ा सा, मतलब कनेक्ट कैसे, मतलब जाए कैसे वहां? एज ए योगा टीचर आपका कनेक्शन योगा स्टूडियोज में होगा। एज ए हाँ। योगा टीचर आपको किसी हॉस्पिटल में तो कोई घुसने नहीं देगा बैक पेन को ट्रीट करने की, हम्म। जब तक कि आप वहां एज ए योगा टीचर अपॉइंटेड नहीं। तब आपके पास पेशेंट्स वो भी आएंगे तो वो रेफरल से आएंगे। हमारे यहाँ ईएसआईसी की बहुत सारी डिस्पेंसरीज हैं, एम्स है, सफदरजंग है, लोकल क्लिनिक्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, तो वहाँ बैक पेन के पेशेंट्स काफी आते रहते हैं। अब दिल्ली की पॉपुलेशन ही 2.5 करोड़ है, 2 करोड़ है, और यहाँ पर लोग जो है अर्बन लाइफस्टाइल जीते हैं, तो प्रेवलेंस बैक पेन की बहुत अधिक है। इसलिए सैंपल मिलने के तो चांसेस हैं, अगर अच्छा हम लोगों सैंपल को, मिलने के चांसेस। हम्म, और अगर मेट्रो सिटी को छोड़ के जैसे रूरल में जाना है तो
वो भी हाँ, ऐसे तो ही ढूंढना रूरल के पड़ेगा। अंदर, हाँ रूरल के अंदर मान लीजिए आप किसी नॉर्थ ईस्ट रूरल में जाते हैं, तो वहां हम्म। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए कि वहाँ गांव कितने हैं। जहाँ 3 ही गांव है वहाँ क्या सैंपल मिलेगा आपको? कम से कम 20 गांव का तो एक हाँ। क्लस्टर बनाइए। हाँ वही। क्लस्टर बन गया ना, 20 गांव का क्लस्टर बन गया आपका। अब आप उसको हम्म। कोटा दे दीजिए, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, डिवाइड कर हम्म। दीजिए। और पहले ये चेक करिए कि फिजिबिलिटी कितनी है, अकरेंस कितनी है बैक पेन की। क्या पता वहां बैक पेन के पेशेंट ही नहीं है, वहां लोगों की हम्म। हाइजीन का इशू है बहुत बड़ा। विटामिन B12 नहीं है बॉडी में, विटामिन D नहीं है, स्टिल बर्थ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कुछ भी हो सकता है ना, डेमोग्राफिक वेरिएशंस है, जोग्राफिकल बहुत ज्यादा वेरिएशंस। तो वो डिपेंड करेगा कि हम्म। आप ये एरिया ऑफ स्टडी क्या है और आप सैंपल को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी करिए सबसे पहले, ठीक है ना। हाँ। छोटे सैंपल में जाइए, एक फिजिबिलिटी स्टडी करिए, एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी करिए, और देखिए कि लोग कोऑपरेट करते हैं कि नहीं करते हैं, योग को पॉजिटिवली लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो ये भी एक ये रिसर्च का ही सब्जेक्ट हुआ ना कि लोग योगा को। एक्सप्लोरेटरी करना होता है मैम, यस, फिजिबिलिटी स्टडी, हम्म। एक्सप्लोरेटरी स्टडी, पायलट स्टडी, इसीलिए तो कहते हैं बड़ी स्टडी से पहले छोटा काम करके तो देखिए एक बार अपने लैब एरिया में जा करके। ये सब आपकी यूनिवर्सिटी के लैब एरियाज हाँ। होंगे जहां आप PhD एनरोल किए होंगे ना। हम्म। आपके अपने विश्वविद्यालय में जहां आपने एनरोल किया होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 3,000 से कम छात्र नहीं होता है, आप उन्हीं पे काम कर लीजिए। मैं जरूरी नहीं है बैक पेन ही कह रहा हूँ। सिर्फ मेल फीमेल का कंपैरिजन कर लीजिए आप, किसी तरह का योग देकर उनकी स्पिरिचुअलिटी, माइंडफुलनेस को चेक कर लीजिए। दिस कैन ऑल्सो बी अ रिसर्च टाइप टॉपिक, गुड रिसर्च टॉपिक। मतलब चीजों को सिंपल रखिए, ज्यादा फैलाइए मत। जो कुछ अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज, जो कुछ आप उड़ेलना चाह रहे हैं वो अपने इंटरप्रिटेशन में, अपने डाटा में, अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग में शो करिए। देखो, सैम्पलिंग मेथोडोलॉजी सिंपल, और प्रेजेंटेशन हाई लेवल का होना चाहिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाला। तो मजा आता है थीसिस को पढ़ने में कि वाह, सिंपल सी चीज है, बड़े सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया, बड़ा सिस्टमेटिक प्रस्तुत किया। अब एक बात है, एक चुटकुला मैं सुनाऊं और एक चुटकुला आपको कुणाल कामरा सुनाए या कपिल शर्मा सुनाए, हाँ कॉमेडियन, वो छोटी सी बात को, वो उसमें हंसी आ जाती है ना। अगर कोई और सुनाएगा तो उसमें आपको हंसी नहीं आएगी। बस ठीक इसी तरह से रिसर्चर का भी होता है। वो एक सिंपल चीज को बहुत सुंदर, अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से, बिना किसी मेथोडोलॉजिकल एरर के, बिना किसी टाइप 1 टाइप 2 एरर के जब प्रस्तुत कर देता है, तो हम कहते हैं भाई बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, सही प्रोसीजर अडॉप्ट किया, सही तरीके से पावर BI, जी पावर, सैम्पलिंग मेथड अच्छा था, हाइपोथेसिस जो थी आपकी ऑब्जेक्टिव से मैच कर रही थी, और जो कंक्लूजन था वहां पर भी आपने हाइपोथेसिस को प्रॉपर डिस्कस किया, और जितनी भी रिसर्च स्टडीज इससे आसपास थी उनको भी आपने अपने शोध में संकलित किया। तो हम कह देते हैं इट्स अ गुड रिसर्च। डोंट वरी, कुछ उसका निकले ना निकले कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिमिटेशंस में डाल दिए कि मैं ये नहीं कर पाई। मेरा मन था कि मैं नॉर्थ ईस्ट के साथ साउथ ईस्ट में भी काम करती, पर साउथ ईस्ट में ज्यादा बड़ा सैंपल नहीं मिल पाया। पर मेरा ओवरऑल सैंपल साइज ठीक था, उसमें मेल फीमेल का रेशियो अच्छा था, उसमें सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का रेशियो अच्छा था, इसीलिए मैं केवल इन 3 चीजों पर ही काम करता। भविष्य में मैं निवेदन करूंगी कि जो भी आने वाले लोग हैं वो इसमें और रिगरस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करें, जिससे कि हम और बेटर कंक्लूजन्स या जनरलाइजेशंस को प्रोड्यूस कर सकें। वरना ढंग की रिसर्च तो पूरे जीवन में नहीं हो सकती आपकी। कोलेस्ट्रॉल इज नॉट ए थ्रेट, डायबिटीज इज नॉट ए डिजीज। ये प्रूव करने में इंसान को अभी 100 साल लग गए हैं। अभी क्या, पहले एक प्रथा थी कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता है, 1000 साल लग गए इंसान को ये समझने में कि एक्चुअली सूर्य का चक्कर धरती लगाती है।
एक आदमी ने तो अपनी जान भी गंवा दी इसमें, क्योंकि धार्मिक जो लोग थे उस समय के, वो बोले तुमने ये कैसे कह दिया, ये तो अधर्म कर दिया तुमने। और आज तो साइंस मान रही है ना इस बात को कि यस इट इज ट्रू, धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य धरती के चक्कर लगाता। तो एक जो फाइंडिंग्स होती है, एक बहुत जबरदस्त रिसर्च होती है। अब जैसे किसी ट्राइबल एरिया में ही कोई रिसर्च है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था ना, ब्लू जोन्स, जहां पर कि लोगों की उम्र आराम से 110 105 साल होती है। अब ये ब्लू जोन्स को लोगों को पढ़ते पढ़ते, रिसर्चर्स को वहां जाते जाते ही 100 साल हो गए थे। पहले तो उनको अप्रोच करना ही बड़ा मुश्किल हो गया, कई साल वो ट्राइब आने नहीं देती थी उनको। अभी आपने देखा होगा अंडमान निकोबार नहीं, लक्षद्वीप में एक ट्राइब है, सिनालिस, वो आदमी को मार देती है, उसके पास आप जा ही नहीं सकते। एक गया था कोई रिपोर्टर जर्नलिस्ट अमेरिका का, उसको मार दिया उन्होंने। तो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है, अप्रोचेबिलिटी ही नहीं है, जान थोड़ी कमानी है रिसर्च के लिए। तो हमें कुछ फैक्टर्स को बैलेंस करना होता है, कुछ फैक्टर्स को ध्यान देना होता है। अपने सिस्टमेटिक जो प्रोसीजर है उसमें कोई लैप्स नहीं होना चाहिए, बस सिंपल काम करो, लैप्स नहीं छोड़ो, ताकि आप हर चीज के लिए आंसरेबल हो। पूछे ये क्यों नहीं किया सर, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये नहीं था। वो क्यों नहीं किया सर, इसलिए क्योंकि उसके अंदर सैम्पलिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। अच्छा आपने कोशिश कितना किया सर, 4 5 बार कोशिश किया, लेकिन साउथ ईस्ट वाले कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। उनके यहाँ बारिश ही बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं इसलिए उस पर्टिकुलर सैंपल को उस समय पे नहीं ले पाई। मेरी पीएचडी का एक ड्यूरेशन था कि 6 महीने के भीतर सैंपलिंग पूरा करूंगी। तो सैंपलिंग सैंपलिंग में, डाटा डाटा में 6 मंथ्स टू लेके दिल से लेकर के 1 साल, इसीलिए तो 3 साल होती है पीएचडी, मिनिमम 3 इयर्स है ना। तो आप इस 3 साल की टाइमलाइन को डिवाइड करेंगे अगर आप, तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा टाइम आपका सैंपल और डाटा कलेक्शन में हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आपको पता ही है, वहाँ 6 साल से पहले पीएचडी सबमिट नहीं हो पाती। 6 साल से पहले मतलब सर वेटिंग 6 साल होती है? अरे पहले 1 साल तो आपसे बात ही नहीं करेगा आपका सुपरवाइजर, आपको बोलेगा अपने सीनियर से बात करो, आप खो जाओगे। फिर अच्छा 6 महीने सर। तक तो आपका जो है कोर्स वर्क चलेगा, आपको नापा तोला जाएगा। फिर उसके बाद आपको बोला जाएगा कि टॉपिक लेकर आओ, टॉपिक लेकर जाओगे तो आपको बोला जाएगा नहीं ये टॉपिक मेरे मतलब का नहीं है, जो मेरा इंटरेस्ट है वो वाला टॉपिक लेकर आओ। यहाँ उल्टा होता है, देखिए स्कूल स्टडीज से ये पीएचडी डिफरेंट होती है। यहाँ आपकी नहीं चलेगी, आपके सुपरवाइजर जो बोलेगा वो करना होगा। अगर उसका विषय सांख्य योग है तो आपको सांख्य में ही काम करना पड़ेगा, आप पहले से कुछ भी प्लानिंग कर लो, क्योंकि आपके सुपरवाइजर को पता ही नहीं कि सैम्पलिंग क्या होती है। आपके सुपरवाइजर ने क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स कभी पढ़े ही नहीं है, उसने तो क्वालिटेटिव पढ़े हैं, क्वालिटेटिव में भी उसको सांख्य के बारे में पता है। ऐसा भी होता है ना, आपके अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होते हैं डिपार्टमेंट में लोगों के। तो कई जगह आपका एडमिशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहां उस स्पेशलाइजेशन का व्यक्ति ही उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी जो हमारे देश में एक ऑर्थोडॉक्स वो है, क्या नाम है, पैराडॉक्स है, वो ये है कि सुपरवाइजर तो बन जाते हैं लेकिन बैकग्राउंड नहीं है, स्किल नहीं है, और ना अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अपॉइंट हो गए हैं लेकिन किसी तरह से अपॉइंट होने के बाद वो अपनी भी मदद नहीं कर पाते, आपकी क्या मदद करेंगे। अब 5 5 6 6 स्कॉलर्स हैं, उनकी टाइमलाइन है, उनको फिर टीचिंग भी करनी है, उनको रिसर्च भी करना है, फील्ड वर्क भी करना है, उनको प्रोजेक्ट का भी प्रेशर है क्योंकि प्रमोशन चाहिए, फैमिली और वर्क में बैलेंस भी बना करके रखना है। बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सुपरवाइजर बिजी हो जाता है। इसलिए रिसर्चर को खुद पीयर ग्रुप लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। अब सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स आईआईटी की तरह प्रिविलेज नहीं है ना, आईआईएम की तरह। तो जहाँ रिसोर्सेज की कमी है, लोगों की कमी है, आपको अभी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ चीजें यहाँ से क्लियर होंगी, कुछ पढ़ने के बाद क्लियर होंगी, जब काम शुरू करेंगे तो तब क्लियर नहीं होंगी। उस समय आपको इमीडिएटली फीडबैक चाहिए होगी, कॉन्करेंट फीडबैक। अगर वो फीडबैक नहीं मिलेगी तो फिर उलझ जाओगे आप। तो या तो यूट्यूब पे जाओगे, या कोई एआई ऐप यूज करोगे, या अपने सुपरवाइजर से पूछोगे, फिर उस इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करोगे कि सही क्या है।
तो ये सारी मेहनत करने का नाम ही रिसर्च है। पीएचडी तो कोई भी कर लेगा। आप रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ आए हैं। अगर आपको डिग्री करनी होती तो डिग्री तो मिल जाती है आपको। डीलिट लेके घूम रहे हैं लोग, उनको रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये नहीं पता। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। इंडिया में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है ना, हम पैशन से नहीं करते हैं, हम करते हैं डेजिग्नेशन के लिए। डॉक्टर लिखा जाएगा, तो फिर पहले डॉक्टरी लिखवा लो, रिसर्च बाद में कर लेना। और योग में लकीली बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है। काम नहीं हुआ है। और रिसर्च पेपर पब्लिश करिए ना। जैसे जैसे आपकी फाइंडिंग्स निकलती जाती हैं, छोटे 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 आर्टिकल्स लिखिए। छोटी छोटी रिसर्च पेपर्स जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको लिखने शुरू करिए। अपना ब्लॉग बनाइए, अपना यूट्यूब चैनल बनाइए। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी इन द लॉन्ग रन। सर मैंने रिसर्च जब पीएचडी पेपर नहीं पर। की थी तो मैंने 35 रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए थे। मैं सर पीएचडी कर रहा था तो मेरे सुपरवाइजर जो थे वो बिजी हो गए। सर मैं यही कोई प्रोजेक्ट मिल गया उनको, 2 साल के लिए यूएस चले गए। मैं यहाँ परेशान हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने रिसर्च पेपर लिखना, आर्टिकल लिखना, ब्लॉग्स लिखना, ये सब लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना रिसर्च स्कॉलर। तो मेरी पीएचडी 5 साल में हुई, जो मेरी 3 साल में हो जानी चाहिए थी। सर मैं आपसे ही इंजीनियर है, करना चाह रही शादी हो जाती है, बेबी हो जाता है। अब वो, उनको एक्सटेंशन है, 9 साल की एक्सटेंशन है। तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पीएचडी को, हमारी रिसर्च को इफेक्ट करते हैं। सो वी शुड हैव अ फोरसाइट, राइट? आगे क्या प्लानिंग है, हम किस स्टेज में खड़े हैं। अभी कुछ लोग क्या है ना, बच्चों से फ्री होके पीएचडी शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया टाइम यही है। जी मैम, रेखा मैम। सर मैं यही पूछ रही थी कि जैसे अभी मैंने पीएचडी का नहीं दिया, इंटरव्यू नहीं दिया, तो अभी मेरे पास बहुत सारी रिसर्च है, क्योंकि मैं योगा क्लास लेती हूँ। तो मैं किस तरह से अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकती हूँ? मेरे पास डाटा बहुत है। आपको हाँ, डाटा ही लेना है। बेसिकली आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन यूज करना है, जिसमें आप डेमोग्राफिक डाटा लीजिए, 5-6 चीजें जो मैंने बताई। और एक एटीट्यूड टुवर्ड्स योगा में क्वेश्चनर भेज देता हूँ आपको। क्वेश्चनर सब है मेरे पास। मेरे पास डिप्रेशन के भी हैं, इंटेलिजेंस के भी हैं, इमोशंस के भी हैं, माइंडफुलनेस के भी हैं, एकेडमिक एंजाइटी के भी हैं, एकेडमिक अचीवमेंट के भी हैं, सब हैं। बट उस क्वेश्चनर को यूज कैसे करना है और उसमें से निकालना क्या है, रॉ स्कोर को स्टेनाइन स्कोर में, स्टेनाइन को रॉ स्कोर में, फिर उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सर मेरा पूरा काम जो है फीमेल्स पर चल रहा है, तो मेरे पास सभी एज ग्रुप है, मैं उनको लेके चल रही हूँ। नो प्रॉब्लम मैम, आप, यू आर वेरी लकी रेखा मैम। आप एक काम करिए, अब आप सिंपल गूगल फॉर्म बनाइए और सबसे एटीट्यूड टुवर्ड्स योगा का मैं आपको एक क्वेश्चनर भेज, चलिए। ठीक है सर। मैंने उसको गूगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप मेरे को 100 का भी डाटा दे देंगे ना, मैं आपको उसमें से पीएचडी करवा दूँ। ठीक है सर। सर तो मेरा जो, जैसे मैंने अभी तक सोचा था कि मैं मेनोपॉज पे काम करूंगी, लेकिन कुछ दिन पहले क्या हुआ, मेरे पास ऐसे पेशेंट आए लास्ट ईयर कि जिन लोगों को कंसीव नहीं हो रहा था। तो मेरे पास 6 सैंपल ऐसे आ गए जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे। किसी को पीसीओएस, स्टडी, किसी के पास। केस स्टडी, तो वो, केस स्टडी, मैम केस स्टडी हो गई। तो वो वाला सैंपल। आप इन 6 को, हाँ, आप इन 6 को रखिए अपने पास। ये आपका बहुत सुंदर सैंपल है। इसको हम कहते हैं डेडिकेटेड सैंपल, यूनिक सैंपल। और 6 के 6 जो हैं वो क्वालिटेटिव पे फोर्स ज्यादा करिएगा। ठीक है। इन 6 से आप यही डेमोग्राफिक डाटा और एटीट्यूड टुवर्ड्स योगा भरवाइए। और उसके बाद उनके एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करिए और थीम्स की कोडिंग करके ना उसको थीमेटिक एनालिसिस शुरू कर दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ अभी से। तो आपकी एक बहुत बढ़िया मिक्स्ड मेथड स्टडी हो जाएगी। ठीक है, सैंपल साइज बड़ा नहीं है लेकिन सैंपल यूनिक है। ठीक है सर। सर जैसे अभी मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मेरा मेनोपॉज टॉपिक था, उसमें क्या हुआ, जैसे कई फीमेल्स को ज्यादा इश्यू होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, यूट्रस ही रिमूव करा दिया। कब कराया उन्होंने, आपके योगा के बाद? जी सर। ओके। तो तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने गायनी के साथ डिस्कस किया ना, उनके सारे मेडिकल पैरामीटर्स ठीक थे ना? जी जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये तो फिर पर्सनल चॉइस हो गई ना उनकी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब आपने उनको योगा कराया
वो सफिशिएंट लेंथ का होना चाहिए। सबसे पहले कम से कम 1 डेढ़ महीने बाद ही उन्होंने डिसीजन लिया ना 6 मंथ चलो बाद। हम यूटेरस से रिमूव। हाँ, तो 6। 6 महीने के अंदर उनसे हम थीमेटिक एनालिसिस करके उनसे एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंसेस तो ले सकते थे ना। सर पूरा नोटेड है मेरे पास। वो उनकी, हाँ, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। वो उनकी पर्सनल चॉइस है जो कि उन्होंने गायनी के कहने पे की। लेकिन आपके कहने से तो योगा किया ना। तो योगा से आप उनका पीसीओडी पीसीओएस क्रिएट कर पाए या नहीं नहीं कर पाए ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप सर उनके मेंटल, आप उनके साइकोलॉजिकल लेवल को इम्प्रूव कर पाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर पाए, इसके बारे में उनका क्या कहना है। अगर वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, अगर वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं आपको कि नहीं मैम हम तो आपकी क्लास में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर कोई जो मैंने प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने जो काम किया उनका जो 3 टॉपिक थे, एक मूड स्विंग होना, दूसरा हॉट फ्लैशेस और तीसरा बॉडी का टेम्परेचर। तो मैंने इन 3 चीज़ों पे काम किया था। चौथा जब टॉपिक निकल के आया, उसमें ये था कि हेवी ब्लीडिंग होना। तो उसमें जितनी भी मेरे पास सैंपल थे, उसमें से 50% ने अपना जो यूट्रस है रिमूव करा लिया। कोई दिक्कत नहीं। वो एक फिजियोलॉजिकल डिसीजन था जो उन्होंने इंफॉर्मेशन के माध्यम से गायनी के कहने पे लिया। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल ए प्रॉब्लम। उनको बेसिकली बेबी चाहिए था और उनको कंसीव करना था। उद्देश्य तो एक ही था ना, कंसीव करना था, सक्सेसफुली बेबी बॉर्न हो जाए, इसकी कोशिश करनी थी उनको। तो इस जर्नी के अंदर अगर उनको योग के माध्यम से कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए थे, हम उनको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। बाकी चीजें हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस इसीलिए लिखी जाती हैं। मैंने बोला अपनी लाइन को छोड़ना नहीं है, हमें हमें गायनी भी नहीं बनना है, हमें दाई भी नहीं बनना है, हमें योगा टीचर रहना है और उन्हीं रिकॉर्ड एक्सपीरियंसेस को रिकॉर्ड करना है, दैट्स ऑल। उसी के ऊपर पेपर प्रेजेंट करिए आप, उसी के अंदर कुछ ना कुछ सांख्य योग से, हठ योग से, जो भी आप योग उनको करा रही थी, उनके एक्सपीरियंसेस को कुछ श्लोकों के माध्यम से, कुछ मंत्रों का उच्चारण वहां आप कर रही होंगी, कुछ उनको जो है कुछ हर्डल्स फील हो रही होंगी उस दौरान, कुछ डिस्कम्फर्ट लग रहा होगा, उसको आपने कैसे हैंडल किया, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, उनके लाइफ, उनके जो लाइफ स्किल्स को कैसे आपने डेवलप किया, उनकी पॉजिटिव एफर्मेशंस के माध्यम से आपने कुछ एफर्ट्स किए तो उनको थोड़ा ठीक लगने लगा। तो ये क्वालिटेटिव में चले जाइए प्योरली। डोंट मेंशन कि उन्होंने ये सब अबॉर्शन जो भी कराया, सॉरी, यूट्रस रिमूव करवाया या वो सब थोड़ा-सा भी। गाइडलाइन चाहिए आपकी, क्योंकि मेरे पास ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे उसको बोला जाता है ना कि आपके पास मटेरियल सब कुछ है, लेकिन उसको प्रेज़ेंट कैसे करना वो सब मुझे नहीं आता। ओके, अब आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको स्लाइड शेयर करके बताऊं कि हम थीमेटिक एनालिसिस कैसे करते हैं, थीम्स कैसे बनाते हैं। जी सर। अभी सभी लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बता देता हूँ थीम्स की कोडिंग कैसे करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस कैसे। जी सर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी जस्ट सर। गिव मी अ सेकंड। सर पेपर राइटिंग का भी कुछ पैटर्न होता होगा ना सर? जी जी बिल्कुल वही, हाँ, थोड़ा सा फर्क है रिसर्च वाला और उसमें, ऑल द सेम। पेपर में थोड़ा सा इंटेंसिटी लो होती है। लेट मी शो यू हाउ सर थीमेटिक एनालिसिस इज डन। सर रिसर्च पेपर जैसे पब्लिश आप बता रहे हैं कि आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए और पीएचडी हम्म, आपकी नहीं हुई थी, तो सर उसका बेनिफिट पीएचडी में आएगा सर? 100% आएगा मैम। कई लोग पीएचडी छोड़ जाते हैं बीच में, लेकिन उनके रिसर्च पेपर बहुत जबरदस्त साइट होने लग जाते हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं जनरली परप्लेक्सिटी को यूज करता हूँ। कैन यू सी माई स्क्रीन? नो नो सर। सर। नो। अच्छा वेट, सॉरी 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 सॉरी। ये पेड वर्जन होता है ना सर, फ्री का नहीं होता है ना ये वर्जन पेपर? फ्री में मैम थोड़ा सा ना पर डे का कोटा होता है आपका, तो मैंने प्रो वर्जन खरीदा हुआ है। ओके ओके। मेरा अनलिमिटेड कोटा है। ओके, ये होता है परप्लेक्सिटी प्रो।
ठीक है, ये मेरी हिस्ट्री है, लाइब्रेरी है। ठीक है, ये मिक्स्ड मेथड्स पे मैंने बनाया था। तो डाटा ट्रायंगुलेशन किया जाता है, जहां पर कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को कंपेयर किया जाता है कि एक दूसरे के साथ कहाँ कहाँ वो मैच कर रहे हैं। और ये है थीमेटिक एनालिसिस। देखिए, अब जैसे थीमेटिक एनालिसिस के अंदर मैंने क्या किया, थीमेटिक एनालिसिस में मैंने सबसे पहले अपने डाटा को स्टडी किया। ठीक है, जो भी डाटा मेरे पास आया उसको मैंने स्टडी किया। सबसे पहले कैसे कलेक्ट किया, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप डिस्कशन से मैंने क्या किया, हठ योगा एंड बैक पेन पे डिस्कशन इनिशिएट किए। और मैंने जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स थी, ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब होता है हिंदी में, इंग्लिश में, भाषा में अनुवाद किया उनका। ठीक है, और इनिशियल स्टेटमेंट्स को मैंने डिवाइड किया चार थीम्स में। सबसे पहले रिलीफ, बैक पेन में रिलीफ। नंबर टू, इमोशंस। तीसरा थीम मैंने बनाया डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, हर्डल्स। चौथा थीम मैंने बना लिया सोशल एक्सपीरियंसेस। लोगों से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई उसको मैंने क्या किया, बातचीत करते करते चार थीम्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस या रिलीफ में अगर मैं कहूं तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिलेंगे, जैसे अभी आपने कहा ना कि सर मुझे बैक पेन अपनी कम स्टिफ लग रही है, थोड़ा रिलैक्स लग रही है। ठीक है, तो ये मेरा सब थीम हो गया। सब थीम क्या था, रिलीफ। रिपोर्ट क्या आई, लेस स्टिफ आफ्टर सेशंस। इसको मैं दोनों में डाल सकता हूँ, मैं रिलीफ भी डाल सकता हूँ, सपोर्टेड बाय द ग्रुप भी डाल सकता हूँ। अब देखिए, ये मैंने डाला, कुछ लोग क्या बोलेंगे, लेस पेन आफ्टर योगा, पेन कम हो गई मेरी। कुछ लोग बोलेंगे मुझे हैप्पियर और शांत अनुभव हो रहा था। तो ये जो पेन रिलीफ कम हुआ, इसको मैं कौन से थीम में डालूंगा, इस सेंटेंस को फिजिकल रिलीफ में लाऊं। क्या, परसीव्ड फिजिकल रिलीफ। परसीव्ड मतलब पेशेंट को ऐसा परसेप्शन हुआ कि पेन लेस हो गई है आफ्टर योगा। चार थीम थे, देखिए चारों हैं यहाँ पे। फेल्ट हैप्पियर एंड कामर, इसका मतलब इमोशनल वेलबींग वाला जो थीम है उसके अंदर मैं इस क्वेश्चन को डालूंगा। जो भी पेशेंट मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कहता है, या मैं उससे पूछता हूँ कि आपको अच्छा और शांत फील हुआ कि नहीं हुआ, वो बोलता है हाँ, तो मैं उसको डालता हूँ इमोशनल वेलबींग के अंदर, थीम के अंदर। तीसरा थीम है बैरियर्स क्या क्या रहे जब आप योग कर रहे थे। समय नहीं मिल पा रहा था, बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, ये है वो है, बारिश बहुत तेज थी, ये सब बैरियर्स हैं। इनको भी मैंने आइडेंटिफाई किया, थर्ड थीम को। फिर कम्युनिटी थीम, सेंस ऑफ कम्युनिटी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सेंटर में आकर के, आपकी आवाज सुन करके, आपकी पर्सनैलिटी देख करके, लोगों के साथ मिल करके। ये हो गया कम्युनिटी सोशल थीम। कई बार क्या होता है, व्यक्ति की बैक पेन दूर नहीं होती है, आता वो बैक पेन के कारण है लेकिन जाता खुशी खुशी है। तो बहुत सारे और भी रीजंस हो सकते हैं कि उसको बैक पेन की टेंशन ही खत्म हो गई, कोई सुनने वाला मिल गया, ये भी हो सकता है। कम्युनिटी। तो इन सबको कोड्स को, ये सब कोड्स हैं, छोटे छोटे कोडिंग्स हैं, है ना, उनके अनुभवों के आधार पर, एक्सपीरियंसेस के आधार पर, उनकी फीलिंग्स के आधार पर, इमोशनल के आधार पर, और कुछ बैरियर्स हैं। तो मैंने क्या किया, क्लियरली उनको चार थीम्स में डिवाइड कर दिया। और फिर मैंने उनकी जो एक्सपीरियंसेस थे उसके बारे में क्या लिखा, ये देखिए, ये स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। Many participants reported a notable decrease in back pain, with one stating, after a few weeks I could bend more easily. ये तो हो गया फिजिकल। दूसरा हो गया, इमोशनल इंप्रूवमेंट्स वर आल्सो कॉमन। Yoga helped me manage my stress better. However, time constraints and physical discomfort were frequently cited barriers. The group setting fostered a sense of community as expressed by I look forward to seeing everyone each week. Did you get my point? कई बार बीमारी का कारण ना बार बार उस बीमारी के बारे में सोचना भी हो जाता है। अब किया कैसे ये सब, स्टेप नंबर वन, मैंने क्या किया, सबके ट्रांसक्रिप्ट्स को, उनकी बातों को, उनके मूड्स को फेमिलराइज किया।
कि क्या ये चीजें नॉर्मल है, कोई अब नॉर्मल तो नहीं है कोई चीज। फिर मैंने उनके कोडिंग की, लेस पेन, काम, नो टाइम, फीलिंग हैप्पी टू मीट पीपल, फीलिंग हैप्पी टू विजिट द प्लेस, मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा लगा, आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू आती है, आपके यहाँ ओम का उच्चारण करने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा, मैं लोगों से मिली तो मैं लोगों के बारे में जाना कि मेरी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बहुत बुरी हालत में हैं लोग। ठीक है। तो ग्रुप कोडिंग की मैंने 4 मेन थीम्स के ऊपर। फिर मैंने ये देखा जो मेरा क्वांटिटेटिव डाटा है, इमोशंस को मेजर किया था मैंने, माइंडफुलनेस को, उससे ये जो उनकी स्टेटमेंट है कितना मैच खाती है। फिर मैंने अपने कोड्स को क्लैरिफाई किया और उनको ईच थीम के साथ अटैच करके देखा कि वाकई में इमोशनल रेगुलेशन, बैक पेन में कमी जो आई है, फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्रूव हुई है, वो उनकी स्टेटमेंट से मैच करती है कि नहीं करती है, और कितने लोगों की स्टेटमेंट से मैच करती है, कितने परसेंट। और फिर मैंने उसको अपने शब्दों में डिस्क्राइब किया जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। ठीक है ना। मैनी पार्टिसिपेंट डिड दिस, दीज वर द हर्डल्स, दिस वाज द थिंग। इसे हम कहते हैं स्टोरी टेलिंग। तो एक तरह की कहानी आपको बनानी, लेकिन वो स्टोरी झूठ नहीं होनी चाहिए, है ना। वो स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ योर्स एंड देयर्स एक्सपीरियंसेस। सर ये डेटा जब हम लोग कलेक्ट करेंगे तो मतलब मेरे अब ऑनलाइन क्लासेस है तो ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट है उनसे कलेक्ट कर सकते हैं या ऑफलाइन के ही? नहीं, कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, पर आपको वहां मेथोडोलॉजी में लिखना पड़ेगा हाँ। कि मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस ली थी। ओके। नहीं, अभी तो मेरे ऑफलाइन मतलब बंद है, अभी तो ऑनलाइन ही शुरू है मेरी क्लासेस। नो प्रॉब्लम मैम, दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, दैट इज कॉल्ड अ फीजिबिलिटी। ठीक है ना। हम्म। अगर बहुत दूर से आप एड्रेस कर रहे हैं किसी को तो वहाँ ऑनलाइन मेथड ही यूज हो सकता है ना, रोज की रोज आप अप डाउन नहीं कर सकते यहाँ से अगर डाटा कलेक्ट करने के लिए। हाँ मतलब अभी मैंने 6 महीने पहले गांधीनगर शिफ्ट हुई हूँ तो पूना के जो मेरे स्टूडेंट है 100 के नजदीक आते हैं तो वो अभी तो मैं ऑनलाइन ही उनको गाइड करती हूँ। तो लेकिन उनका ऑनलाइन अगर का कंपोनेंट, ऑनलाइन वाला जो आपका एक लिमिटेशन है, उस हम्म। लिमिटेशन को आपको बताना पड़ेगा। बताने में, रिपोर्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, आप बोलिए कि मैं वहां थी, किसी वजह से मैं गांधीनगर आ गई हूँ, लेकिन मैं हम्म। ऑनलाइन उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, टच में हूँ, और मुझे इम्पैक्ट दिखाई देता है, वो क्वालिटेटिव भी दिखाई देता है। लेकिन हाँ क्वालिटेटिव है। हाँ, ओके। उनके एक्सपीरियंसेस अभी भी अच्छे हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि यदि आप फिजिकली प्रेजेंट होती मैम यहाँ तो शायद हम और अच्छा कर सकते थे। यू कैन टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लिमिटेशंस, डिलिमिटेशंस, हर्डल्स, तो वो रिसर्चर की भी तो हो सकती है ना, अगर आपके सब्जेक्ट्स की हैं, हमारी हो सकती है, क्वाइट ऑब्वियस है। ओके सर। उसको कोई रिफ्यूज नहीं करेगा, लेकिन अगर आप अंडर रिपोर्टिंग करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। मतलब पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि मैं ऑनलाइन में ही क्लासेस अभी कंडक्ट करती हूँ करके? हाँ, उसमें कोई हर्ज थोड़ी है, कोई अरेस्ट थोड़ी कर लेगा मैम आपको। नहीं नहीं वो नहीं, लेकिन वो मतलब ऑथेंटिक होगा नहीं होगा ऑथेंटिक इसके? होगा, ऑथेंटिक होगा, ओके। ऑथेंटिक होगा, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, लेकिन वो तभी ऑथेंटिक होगा। उसके अंदर ओके। लिमिटेशन लिख देना आप लास्ट में कि मैं अपनी मजबूरी की वजह से इसको ऑनलाइन कर पाई, लेकिन मैं निवेदन करूंगी कि भविष्य में यदि ऑफलाइन कंडक्ट किया जाए तो ज्यादा बेहतर हो। डाल दीजिए अच्छा। रिकमेंडेशंस के अंदर लास्ट में। ओके सर, चलेगा। इसीलिए हमारा लास्ट में रिकमेंडेशन सेशन सेक्शन होता है, जरूर होता हम्म। है, और वो रखना भी चाहिए। उसमें हम खुद अपना सोल सर्चिंग स्वाध्याय करने के बाद लोगों को सलाह देते हैं कि इस तरह से आप करिएगा। अगर हम recommendations नहीं देंगे ना तो हम, ऐसा समझा जाता है कि यू आर एरोगेंट, आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने किया मैंने सही किया, सबको ऐसे ही करना चाहिए। नहीं नहीं। ओके, और एक एक ये था सर एक हाँ क्वेश्चन। मैम, जी बताइए 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 स्मिता जी। लास्ट टाइम आपने मुझे बोला था कि आप दो मतलब स्किल इंडिया का वाईसीबी का सिलेबस आप स्टडी करिए और उसके ऊपर एक नया ये बनाने की कोशिश करिए। लेकिन अभी मेरे पास ना वाईसीबी के वो मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो आयुष मंत्रालय एग्जाम कंडक्ट करता है ना,
वहां पे मैं एग्जामिनर का काम करती हूँ, तो वो सारे स्टूडेंट है वाईसीबी के, लेकिन स्किल इंडिया के स्टूडेंट मुझे मतलब अभी तक मिले नहीं है सर। तो स्किल वो कुछ। इंडिया स्किल इंडिया का जो सिलेबस है वो तो मिल गया होगा आपको ऑनलाइन। हाँ जी। उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है मैम, स्टूडेंट पे काम नहीं करना है ओके। आपको। एनालिसिस करना है कि सिलेबस अपने आप में होलिस्टिक परिपूर्ण है या उसमें कुछ कमियां हैं। ओके सर। तो फिर लेकिन वाईसीबी में तो सर लेवल्स होती है, तो हर एक लेवल का अलग अलग सिलेबस होता है सर। मैम उस लेवल की एलिजिबिलिटी होती है ना मिनिमम। एलिजिबिलिटी मतलब सर 10th और 12th का ही उन्होंने रखा है पहले की दो। एग्जैक्टली exactly. तो हाँ। जो लेवल 2 है फॉर एग्जांपल, उसके हाँ लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी 12वीं पास है। ठीक है। हाँ जी। तो आप दूसरा सिलेबस नियोस का उठाइए ना, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का उठाइए, उनका भी 12th के बाद डिप्लोमा होता ओके। यस। है ना। तीसरा सिलेबस आप उठाइए स्किल इंडिया से ओके। या किसी यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो 12th के बाद ही होना चाहिए। तो तीनों का कंपैरिजन आप तभी कर पाएंगे जब तीनों की एलिजिबिलिटी मिनिमम 12th पास है। हम्म। या पोस्ट ग्रेजुएट सिलेबस अगर उठा रही हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट तीनों सिलेबस उठा करके उनका क्रिटिकल एनालिसिस करिए और फाइंडिंग्स में ये बताइए कि ये कमियां हैं, इसमें इंक्लूसिविटी नहीं है, इंटीग्रेशन सब्जेक्ट नहीं है, कुछ सूत्र नहीं है, कुछ ग्रंथ पढ़ाने चाहिए थे वो नहीं आए। अब मैं आपको ऐसा सिलेबस बनाकर मॉडल करके दे रही हूँ जो कि इन तीनों का समावेश होगा और अपने आप में परिपूर्ण होगा। वो आपकी मॉडलिंग। लोग इससे इस तरह से भी रिसर्च करते हैं। ओके सर। तो फिर मैं ये दो और आप सिलेबस। देखिएगा सारे के सारे ये जो सिलेबस है ना योग के, ये इंक्लूसिव नहीं है, ये मुझे मालूम है। यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट इंक्लूसिव? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्लूसिविटी? नो आइडिया सर। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए नहीं है। बहुत से ऐसे आसन हाँ वो तो है। फ्रॉम इंक्लूसिव एंगल, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ योगा सिलेबस फ्रॉम इंक्लूसिव लेंस। ये एक बहुत जबरदस्त रिसर्च टॉपिक है, क्वालिटेटिव। क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट लिया था एनसीईआरटी में, बीएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन और बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तीनों सिलेबस को हमने इंक्लूसिव लेंस से, तीन यूनिवर्सिटी है, बल्कि एक पुणे यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस था, एक छत्तीसगढ़ रायपुर का था, एक एनसीईआरटी का सिलेबस हमने उठाया और एक एससीईआरटी का सिलेबस हमने उठाया था। चारों सिलेबस को इंक्लूसिव लेंस से टेस्ट किया, उसमें कमियां पाई गई बहुत जबरदस्त। जहां ओलंपिक्स था वहां पैरालंपिक्स नहीं था। एडमिशन ही नहीं होता है फिजिकली चैलेंज बच्चों का तो बीपीएड में, आपको मालूम है ना, उनके लिए टेस्ट ही नहीं है। तो हम्म। इनको हमने शॉर्टकमिंग्स को डिस्कस किया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, और फिर हमने एक मॉडलिंग की अपना, इन सभी सिलेबस को हमने रिवाइज किया और फिर हमने इन सब सिलेबस को उनकी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में भेजा। आपका सिलेबस में ये कमियां थी, इसको दूर कर दिया हमने। उस प्रोजेक्ट के लिए हमें 10 लाख रुपए मिला था, अच्छी खासी ग्रांट थी, क्योंकि सब हम लोग जो है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ साउथ जो ट्रेन से प्लेन से जाते थे, लोगों से डिस्कस करते थे, उनको प्रेजेंट करते थे। तो काफी बड़ा काम था, 3 साल का प्रोजेक्ट था, बट इट वॉज अ मेजर प्रोजेक्ट। और उसमें तो से सर 3-4 रिसर्च पेपर्स भी निकले, बहुत अच्छे। अभी ब्लाइंड लोगों को तो हम लोग मतलब टचिंग के ये करके या मतलब इंस्ट्रक्शन से सिखा सकते हैं, लेकिन दिव्यांग लोगों को सिखाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ना सर। इसीलिए तो पीएचडी है, इसलिए तो रिसर्च है। चैलेंजिंग काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे फिर। कमियां बहुत है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन बोर्ड, मिनिस्ट्री, हायर एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, ये यूएसआर प्रोजेक्ट्स, आईसीएसएसआर प्रोजेक्ट्स, दुनिया भर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन एजुकेशन के जो सिलेबस को टीचर पढ़ाता है उसकी एंजाइटी को नापा है किसी ने आज तक? एक सिंपल सी बात बता।
इन इन सिलेबस को पढ़ाने वाले टीचर की एंजाइटी किसी ने चेक की है कभी? नहीं सर। उसके ऊपर कितना प्रेशर है? एंड सबसे ज्यादा प्रेशर होता है प्राइमरी टीचर पे, और वो भी प्राइवेट स्कूल का। अंडर पेड, अंडर एम्प्लॉयड, फीमेल, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब होता है उनका। और ये जो अभी एजुकेशन का जो जो सिस्टम चेंज हुआ है ना, प्ले वे मेथड हो या स्टूडेंट को पनिशमेंट ना हो, इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा टीचर को हाँ, परेशानी आप ये टॉपिक लीजिए ना कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जरूरी है कि नहीं। आप एक टाइटल लीजिए, चलिए। उसके बाद आप लोगों से पूछिए कि कॉर्पोरल पनिशमेंट जरूरी है क्या? डंडा मारना, थप्पड़ लगाना जरूरी है कि नहीं? हम तो बहुत पिटे हैं हाँ किसी जी। समय में। आज तो आप किसी को वर्बली इंसल्ट भी नहीं कर सकते, उसको हाँ, ट्रॉमा हो जाता है। डांट भी नहीं सकते हैं सर। हम्म। ठीक है ना? तो कॉर्पोरल पनिशमेंट पे बहुत लोग बहस करते हैं, लेकिन रिसर्च कोई नहीं करता। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, इंक्लूडिंग यूके, जहां पर कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड है। अब जो बच्चा स्पोर्ट्स की क्लास में जाता है, वहां तो खूब पिटता है कोच से, वहां दिक्कत नहीं है। स्कूल में टीचर थप्पड़ मार दे, प्रॉब्लम है। भाई, वो जो गलती करने पर थप्पड़ लगता है ना, वो पूरी जिंदगी दोबारा गलती करने नहीं से करेंगे डर। करके प्रेरणा देता है हमें ना। लेकिन सही समय पे अगर थप्पड़ ना लगा होता, ठीक है ना, और हमने शिकायत कर दी होती और टीचर नौकरी से निकल गया होता, तो हम कभी सुधरते क्या? मेरा तो ये मानना है, कॉर्पोरल पनिशमेंट इज शुड बी गिवन, बट एट द राइट टाइम। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज, आई थिंक, इम्पोर्टेंट, लेकिन हो सकता है इसके अब फ्रीडम को लेके बहुत है कि एक बच्चे को 100% फ्रीडम होना चाहिए क्या? श्री अरबिंदो कहते हैं एक बच्चे को 100% फ्रीडम होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंदर के नहीं, फ्रीडम तो होना ही नहीं चाहिए, 5वीं तक तो बच्चे को जितना टाइट कर सकते हो उतना करो। तो आप ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करिए, एनालाइज करिए, देखिए, आपकी रिसर्च हो जाएगी। और उसमें योग का कितना कंपोनेंट है, या योग से रिलेटेड क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब सिलेबस में तो सारी प्योर साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है ना, जबकि हमारा योग जो है वो 90% साइकोलॉजी ही है। लेकिन योगिक साइकोलॉजी के नाम से नहीं पढ़ाया जा रहा। वहाँ सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ाया जा रहा है, वहाँ जो है एरिक एरिक्सन को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। लेकिन वहां पर जो हमारे यहाँ की साइकोलॉजी है समझने की, किसी के कैरेक्टर को, चरित्र को, प्रकृति को, पुरुष को, किस तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां, पंचेंद्रियां काम करती हैं, पांच हमारे 11 क्लेश क्या होते हैं, कौन कौन सी समस्या किस किस स्टेज में ज्यादा आती है, किस में नहीं आती है, इसका संकलन किसी ने किया ही नहीं है। जी रेखा जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, काफी समय हो गया। जी सर, सर मेरा क्वेश्चन था जैसे किसी भी चीज़ का एक फॉर्मेट होता है, तो रिसर्च पेपर का भी एक फॉर्मेट होता होगा ना? यस यस, वेरी क्लियर फॉर्मेट मैम, सेम title. After that comes the author's name, co-author's name, their name, addresses, email addresses, followed by abstract. Then comes introduction. उसमें रिव्यू इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूड होता है, बस यहाँ ये फर्क है। सर बिना गाइड के रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, बिना गाइडेंस के नहीं, बिना सुपरवाइजर के कर सकते हैं। हाँ जी, जी सर, सुपरवाइज़र के बिना सबमिट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। आपके जो लिविंग एक्सपीरियंसेस हैं ना पेशेंट्स के साथ, जी, जस्ट डॉक्यूमेंट देम। बस उसको थोड़ा करने में, जब आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक रूल प्रिज्मा कहते हैं या थीमेटिक एनालिसिस कहते हैं या इक्लिप्स मॉडल, वो मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो और किसने उस मॉडल को इन्वेंट किया था जो आपने अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट किया, उस मॉडल के हिसाब से चलना। ओके। तो सर ये गूगल पे मिल थीमेटिक जाएगा? एनालिसिस बोला मैंने, जैसे थीमेटिक एनालिसिस बोला ना मैंने, तो जी, थीमेटिक एनालिसिस जिसने इन्वेंट किया
उसने कुछ सोच के इन्वेंट किया ना, तो उस व्यक्ति का नाम, उसके साइटेशंस, उसका मेथड, उसका प्रोसीजर, फिर आप बोलिए कि मैंने थीमेटिक एनालिसिस सो एंड सो के द्वारा जो था उसको यूज किया और अपनी मैंने ये ऑब्जर्वेशंस आपके सामने रखी हैं। और पेपर पब्लिश करना जरूरी नहीं है, पेपर को पब्लिक डोमेन में डालिए पहले आप। पेपर को पहले पब्लिक डोमेन में डालिए और लोगों से सजेशंस इनवाइट करिए, 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में उसे प्रेजेंट करिए, तो लोग सुनेंगे, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे, फिर उसको फोकस ग्रुप में भेजिए। जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर हैं, सीनियर हैं, हम सब लोग भी आपस में आपके पेपर को सुनेंगे और फिर आपको बताएंगे मैम ये चीज अच्छी है, ये चीज चेंज करिए, ये ठीक नहीं है। उसमें रिफाइनमेंट करते करते एक दिन आपका रिसर्च पेपर बहुत सुंदर बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है। फिर सारी दुनिया उसको पढ़ेगी, आपको कोट करेगी अपने पेपर्स में, तो आपके पास मैसेज आएगा उसको। लेकिन पब्लिक डोमेन में डालिए उसको, रिसर्च गेट में डालिए, एकेडेमिया में डालिए, गूगल स्कॉलर में डालिए, SSRN में डालिए, ORCID नंबर क्रिएट करिए, ताकि पूरे विश्व में जहां भी रेखा बत्रा का नाम डाला जाएगा एकदम से आपको ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, योर पेपर हैज बीन साइटेड बाय सो एंड सो एंड सो एंड सो यूनिवर्सिटी। तो मेरे बहुत ज्यादा नहीं है, 116 रिसर्च पेपर है, 44 साइटेशंस है। मैं इस बात से परेशान ही रहता हूँ, 116 रिसर्च पेपर में केवल 44 साइटेशन है, बहुत कम है। तो कई लोगों के तो 450-500 साइटेशंस हो जाते हैं, वो तो जाके ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में लेक्चर देते हैं फिर। SS खालसा का नाम सुना होगा क्या, वल्लभ धाम से जो जुड़े हुए हैं, बहुत लर्नेड व्यक्ति हैं। इसीलिए ऐसे ही भावनानी जी हैं, भावनानी जी पौंडीचेरी में काम करते हैं शायद, इसी यूनिवर्सिटी, आनंद भावनानी है उनका पूरा। ये जो अपने गुरुजी हैं एस व्यासा वाले, गुरुजी कहते हैं जिनको, नागेंद्र सर जी। हाँ, इनके भी बहुत अच्छे साइटेशन। क्वालिटी मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, फिर सर प्रार्थना के आज साथ जो आपने समाप्त करें। सेगमेंटेशन दिखाया, कल उसका आप ग्राफ दिखा सकते हैं क्या, आपने प्रेजेंट कैसे किए उसमें, कल दिखाइए सर। यस श्योर। ओके। आप डाटा का कह रहे हैं विकास सर? हाँ, ये अभी जो आपने दिखाया ना, चार जो इमोशनल, जो पर्सपेक्टिविटी में आपने दिखाया अभी। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो वो उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जरा एक बार दिखेगा तो शुड। ओके ओके श्योर। ठीक है, प्रार्थना के साथ समाप्त करें। रेखा जी आप ले लीजिए। मैं शांति पाठ थोड़ा सा अलग कराती हूँ। पीठ गर्दन सीधी रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ते हुए एक लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही ओम। आज के लिए, आज की दी हुई हर चीज के लिए ईश्वर का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद, और जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो उसके लिए क्षमा। धन्यवाद। अरे सर चलो, तो हरिओम, गुड नाइट। हरे